हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। और लास्ट लेक्चर में हमने अपना समेशन वाला पार्ट जो है सिग्मा नोटेशन लगभग डबल सिग्मा के एंड तक पहुंच गए थे। कुछ अच्छे क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको सोचने के लिए प्रॉपरली आप होमवर्क दिया था। अगर आप अच्छे से सोचोगे नहीं उन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर खुद से, तो सॉल्यूशन देख के सिर्फ कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इस बात को आप समझ जाइएगा, है ना। अगर आप सोचे हो तभी इन तीनों प्रॉब्लम का भी आप सॉल्यूशन देखो प्रॉपरली। अगर आपसे हो गया तो बिल्कुल आप चेक करो, नया कुछ सीखने को मिलता है तो ऐड करके रख लो दिमाग में अपना नोट्स के अंदर। और अगर कुछ आपको नहीं होता है आपसे सोचने के बाद भी, तो आप ज़रूर उसका सॉल्यूशन देखो। बट बिना सोचे अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आपको समझ आ जाएगा, बट आगे के प्रॉब्लम्स जो भी नया प्रॉब्लम्स जो भी आपके ज़िंदगी में आने वाले होंगे, आगे आपका मटेरियल में मिलेगा या फिर आपका एग्ज़ाम में ही मान लो IIT में कुछ नए पैटर्न के बना करके पूछ दिया आपको, तो उस वक्त आपका माइंड रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप नया चीज़ खुद से सोचने का, इन्वेंट करने का, इनोवेट करने का आपके अंदर वो क्षमता नहीं होगा। बट अगर पहले से आपने आदत बना करके रखे हो तो ज़रूर आप सोच पाओगे, और वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता, तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मैं ज़रूर चीज़ों को पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर मर्ज करके एक साथ पढ़ाता तो और मेरे हिसाब से सोचने का ज़्यादा, बट एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपके आसानी के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। बट ये हमेशा सही भी नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हमें ज़्यादा मिक्स करके पढ़ाया गया है तो सोचने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो उस वक्त क्लासरूम अगर होता तो ज़रूर मैं इस तरीके से पढ़ाता, बट एज़ ये ऑनलाइन चल रहा है तो डिफ़र करता है यार हर चीज़ हर जगह पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते। रिकॉर्डेड लाइव होता तो ज़रूर अपन फील करते पूरा चीज़ को और अच्छे से। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत है, आपको बस जैसे बताते जा रहा हूँ मैं वैसे फील करते जाइएगा आप, है ना। फीलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इन तीनों प्रॉब्लम को करते, देन अपन स्टार्ट करेंगे हमारा अगला पार्ट। समेशन वाला पार्ट खत्म हुआ, अभी आएगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम किस किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेशन उनका पॉसिबल है, ठीक है, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं, है ना। कितने प्रकार के जनरल एप्लीकेशन हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी नया प्रॉब्लम मैं डिज़ाइन करके दे सकता हूँ जहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर नहीं भी आ रहा होगा, ठीक है। बट ये कुछ 4-5 कैटेगरी सिखा करके हम ये सोचेंगे कि इन पैटर्न में अगर आया तब तो आप कर ही लोगे, बट अगर इन पैटर्न में नहीं भी आया तो आप कैसे सोचोगे, है ना। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ को मैं एक प्रॉब्लम की तरह आप ट्रीट करो, है ना। हर एक चीज़ को, बेसिक्स को बस टिक करो, है ना। बेसिक जितना पता था उतना वही है ना। बाकी कुछ भी टॉपिक नाम देकर के अगर पढ़ा रहे तो उसमें ज़्यादा घुसो मत, रेदर आप बेसिक्स पे टिक करके उस चीज़ को एक प्रॉब्लम की तरह सोचने का प्रयास करो, है ना। ये थ्योरम कुछ नहीं है, आप उसको एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो, ठीक है। बस मैं क्यों बताया, मैं ये सारे लॉजिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट अनलेस अनटिल उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखो कि ये तीनों प्रॉब्लम जो हमारा लास्ट क्लास में बाकी रह गया था। पहला प्रॉब्लम अपन देखते, डबल सिग्मा डिपेंडेंट वाला है, J इंटू सी आई, ये चीज़ आपको निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करूं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई, कि सिमिलरली जिस तरीके से हम डबल सिग्मा को ब्रेक करते हैं उसी तरीके से अगर ब्रेक करने का प्रयास करें तो I का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। I का वैल्यू ऑब्वियसली आपका 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, J-1 तक जाएगा। और J का वैल्यू कहाँ से जाएगा, आप जानते हो J+1 से लेकर के J+1 क्या बोल रहा हूँ, I+1 से लेकर के N तक वेरी करेगा, ठीक है। समझ में आया ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका रेंज, है ना। अभी अगर अकॉर्डिंगली आप ब्रेक करना चाहते हो तो पहले आप J का वैल्यू पुट कर लीजिए। J का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, I+1 इंटू सी आई प्लस I+2 इंटू सी आई, है ना, प्लस I+3 इंटू सी आई। इस तरीके से कहानी चलेगा, है ना, प्लस डॉट 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 एन आई प्लस एन, क्योंकि J का मैक्सिमम वैल्यू N तक है, इंटू सी आई आएगा। सही बात है, क्लियर। अभी अगर आप I का वैल्यू पुट करने जाएंगे तो I का वैल्यू पुट करने के बाद आप देखेंगे अगर I का वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ तो सबसे बाद 2C1 आएगा आप, या फिर 0 रखो, सबसे पहले तो 0 आ रहा है तो 0 जैसे ही रखेंगे तो 1 इंटू C0 मिलेगा, प्लस यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 2 इंटू C0 मिलेगा, प्लस 3 इंटू C0 मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं आगे चलता जाता हूँ तो 0 प्लस N कितना आ जाएगा दोस्त, N इंटू C0 आएगा। सही बात है। अच्छा, अगर मैं 0 के बाद 1 रख देता हूँ तो 1 + 1 2 इंटू C1 आएगा,
डेफिनेटली 2 इंटू C1, 2 के नीचे 2 लिखा, फिर उसके बाद 3C1 प्लस 4C1, ऐसे करते करते आखिरी वाला NC1 आ जाएगा। सही बात है क्या? आखिरी वाला क्या आएगा? ऑब्वियसली NC1 आएगा आप, ठीक है ना। चलो क्योंकि I का वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो ना, तो 1 पुट कर रहे हो तो n+1 C1, बट n+1 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि I का मैक्सिमम वैल्यू है J-1 और J का मैक्सिमम वैल्यू है N। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं भी तो क्या पुट करूंगा? n-1। सही बात है ना। I का सेकेंड स्टेप में हमने I का वैल्यू पुट किया, यहां पे पुट किया अपन ने 0, ठीक है। तो 1 इंटू C0 से n इंटू C0 तक चला गया है ना। फिर अपन पुट करेंगे मान लीजिए 1, तो 1 जैसे ही पुट, अच्छा यहां पे हमारा मिस्टेक हो गया है ना। J माइनस आपका J का वैल्यू जा रहा था I+1 से I+n तक, सही बात है ना। I+J का वैल्यू मैक्सिमम जा रहा था n तक, तो I+n हो जाएगा। सही है, ये चीज़ तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ J इंटू, हाँ मैं एक चीज़ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, मैं तो इस चीज़ को कंसिडर कर लिया ना, हम प्रॉब्लम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज़ को कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया मेरे से एक, है ना। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले J का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, J का वैल्यू I+1 होगा, तो I+1 इंटू CI, है ना। फिर I+2 इंटू CI, ऐसे करते 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 I+3 I+4 कहाँ तक जाएगा? JNCI तक जाएगा। अभी अगर मैं I का वैल्यू डालूँ तो पहले क्या आएगा? 0 डालेंगे तो 1 इंटू C0 प्लस 2 इंटू C0 प्लस 3 इंटू C0, ऐसे करते करते n इंटू C0 तक। फिर जैसे ही मैं I का वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 + 1 2 इंटू C1, 3 इंटू C1 डॉट डॉट n इंटू C1। फिर जैसे I का वैल्यू 2 डालूंगा तो 3 इंटू C2 प्लस डॉट डॉट n इंटू C2 तक। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर मैं चीज़ों को कंटिन्यू कराते गया, देखो एक एक टर्म कम होता जा रहा है, तो लास्ट वैल्यू I का क्या पुट होगा? J-1। जैसे ही मैंने J-1 पुट किया तो J-1 पुट करने के बाद एक ही टर्म बचेगा। आप सोच के देखो, एकदम अंत वाले पे एक ही टर्म बचेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा? I का मैक्सिमम वैल्यू J-1 डालोगे, J-1 अब जैसे ही डालोगे तो आपके पास क्या आएगा? J-1, है ना। अगर मैं यहाँ पे J-1 डालूँ मान लीजिए, और तो ये आ जाएगा आपका लगभग J-1 इंटू CJ-1, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और एज ये I+1 पे बैठेगा तो J-1 आ जाएगा JC-J-1, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे J+1 CJ-1, तो उसके बाद अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो J+1 CJ-1, फिर J+2 CJ-1, इस तरीके से चलेगा। बट एज आप देख रहे हो कि J का मैक्सिमम वैल्यू तो भाई n है, तो n+1 n+2 ये सब तो जाएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि n अगर J का अगर मैक्सिमम वैल्यू n है तो n+1 n+2 ये सब तो आपको मिलेगा ही नहीं ना। n+1 n+2 ये सब तो मिलेगा नहीं, ये तो n पे जाके ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक टर्म अगर डिक्रीज हो रहा है तो एकदम अंत वाले पे आपको देखोगे कि सिर्फ आपको J का वैल्यू अगर मैक्सिमम n पुट कर देता हूं तो n इंटू CN-1 मिलेगा, और कुछ मिलेगा ही नहीं। क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये आपका वही हो गया, ऊपर वाला ट्राइंगल जो आ रहा था। सही बात है, ऊपर वाला ट्राइंगल जो आ रहा था वही हो गया, है ना। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 0 इंटू C0, है ना। फिर आपका यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा होगा? यहाँ पे 1 इंटू C1, फिर यहाँ पे 2 इंटू C2, ऐसे करते करते आपका यहाँ पे n इंटू CN, ये हो गया आपका डायगोनल वाला चीज, ठीक है। और यहाँ पे एक और ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो आपका लोअर ट्राइंगल जिसको हम बोल रहे थे लास्ट लेक्चर में। सही है। बट देखो कहानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 इंटू C0 तो यहाँ पे क्या आएगा? मान लीजिए 0 इंटू C1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 इंटू C2 आएगा। सही बात है, क्लियर है ना। फिर 0 इंटू C3 आएगा, ऐसे कहानी चलेगा दोस्त, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में जो हमारे पास पहला जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था इस पैटर्न में वो क्या था? डबल सिग्मा
i इंटू जे, है ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n। ये प्रॉब्लम हमारे पास लास्ट क्लास में आया था। अभी देखो इस चीज को जब मैं लिख रहा था तो यहाँ पे अगर 1 इंटू 1 आया था तो यहाँ पे भी 1 इंटू 1, यहाँ पे अगर 2 इंटू 3 आया था तो यहाँ पे 3 इंटू 2 आया था। तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो सेम है, तो इसीलिए जब इसको सम करेंगे और इसको सम करेंगे तो दोनों चीज इक्वल आ रहा था और हमने इसको ट्वाइस एस लिख दिया था, याद होगा आपको, इसीलिए तो नीचे डिवाइडेड बाई 2 आया। बट अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को करने का कोशिश करूँ तो आप देख रहे होंगे कि भाई 2 इंटू C0 और 0 इंटू C2 क्या दोनों सेम है? नहीं है। क्या दोनों सेम है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। 2 इंटू C0 तो 2 होगा, बट ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सेम। तो अगर सेम नहीं हो पाया तो क्या इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे लिख पाऊंगा? i इज इक्वल टू 0 से n, याद है ना, डिपेंडेंट वाले को कैसे सॉल्व करते थे? इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर देते थे, माइनस i इज इक्वल टू j टाइम्स ऑफ ci डिवाइडेड बाई 2। क्या मैं ऐसे कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम को, जैसे हम बाकी सारे प्रॉब्लम को करते आए हैं? बाकी सारे प्रॉब्लम को इस मेथड से क्यों कर पाए, इसको ट्वाइस लिख करके क्यों कर पाए? क्योंकि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमेट्रिक था। बट एज यहाँ पे सिमेट्रिसिटी का कोई नामो निशान है ही नहीं, तो इस चीज को अपन इससे नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो सर करेंगे तो करेंगे कैसे? बोलो कि इसको इंडिपेंडेंटली आपको निकालना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो इसको अगर अलग से निकालना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो इसको? आप खुद सोचिए कि आपको इस चीज का मतलब तो मैंने इंटरप्रेट करके दे दिया ना। इस चीज का मतलब क्या है? ये ऊपर वाला ट्राइंगल आपको निकालना है। अभी ऊपर वाला ट्राइंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक समेशन निकालना है, मैं इसको सिग्मा नोटेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करूँ, और वो समेशन क्या है? यहाँ पे सारी जगह पे क्या दिख रहा है? CR दिख रहा है, ना। अगर यहाँ पे सारी जगह पे CR है तो ये यहाँ पे अगर आप अगर एक चीज सोचोगे सबसे पहले कि मान लो दोस्त कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे CR है सारी जगह पे, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो मैं ऐसे ऐड करता हूँ, है ना। ऐसे रो वाइज ऐड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसी ट्राइंगल को ऐसे डायगोनली ऐड कर रहा हूँ, चलो, है ना। तो इन दोनों में मेरे को पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है ना कि यहाँ पे जितना है इससे एक ज़्यादा है इस जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे CR लिखता हूँ तो यहाँ पे R+1 आएगा। समझ में आया? तो ये वाला डायगोनल पूरा खत्म हुआ, है ना। अभी अगर मैं ये वाला डायगोनल का बात करूँ तो यहाँ पे जितना है इससे 2 ज़्यादा है, यहाँ पे जितना है 1 से 2 ज़्यादा 3 है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4C2 आ जाएगा, है ना। 2 है तो यहाँ पे 4 है। समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे अगर CR लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R+2। इस डायगोनल के साथ ये डायगोनल एडिशन CR कॉमन चला गया। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो मेरे को कहाँ तक चलेगा, मेरा कहानी जो है वो कहाँ तक चलेगा? R+1 R+2 R+, है ना। एकदम अंत में जाकर के हमारे पास क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितना है? n है ऑब्वियसली। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? n है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये CR है सर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? मान लीजिए n ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तो और ये तो एक ही टर्म है तो इसको तो और वेरी करा के फायदा नहीं है ना। R+1 R+2 ये इंक्रीज करता गया करते करते कहाँ तक पहुँच गया? n तक पहुँच गया। तो आखिरी वाला टर्म सिर्फ NCR हो जाएगा, ठीक है। तो R का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराओगे? ऑब्वियसली R का वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? आप खुद सोचो। R का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेकर के कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से लेकर के ऑब्वियसली आपका n-1 तक वेरी करेगा। सोच के देखो। अगर मैं बोलूँ R का वैल्यू 0 तो क्या मिलेगा? C0 इंटू 1 प्लस C0 इंटू 2 प्लस C0 इंटू 3 प्लस डॉट C0 इंटू n। दैट इज मेरे को क्या मिल गया? ये पूरा मिल गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ R का वैल्यू 1 तो मेरे को क्या मिला, है ना? 2 इंटू C1 प्लस 3 इंटू C1 प्लस 4 इंटू C1 प्लस डॉट n इंटू C1। तो मेरे को ये पूरा मिल गया। अगर मैं R का वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये रो पूरा मिल जाएगा। मैंने इसको लिखा डायगोनल वाइज, बट जैसे ही आप R का वैल्यू 0 से n-1 तक रख रहे हो तो आराम से आपको सारे रोज मिल रहा है, ठीक है। एकदम से n-1 अगर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? Cn-1 इंटू n-1 प्लस 1 n आ जाएगा, Ncn-1। और बाकी सारे टर्म तो यूजलेस हो जाएगा, तब एक ही टर्म काउंट होगा। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? इसी तरीके से मतलब मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद नहीं,
ठीक है। तो ये सिग्मा को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे पास इस ट्राइंगल का समीशन आ जाएगा। सही है, इसीलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो, बिल्कुल सोचने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इस जगह से ये जगह तक समीशन आप कैसे निकालोगे, ये आपका बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज का लॉजिक है जो आपको ऑलरेडी पता है कि r+1 से n तक समीशन। तो सर ऐसे करते हैं ना, 1 से n तक समीशन निकाल देते क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, और -1 से r तक समीशन कर देते हैं। क्लियर है क्या? तो आराम से ये चीज़ आ जाएगा। 1 से n तक का समीशन का फॉर्मूला कितना है ना, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और एस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस आर का वैल्यू हो जाएगा r × r+1 × 2r+1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो दिस माइनस दैट, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा आपका फाइनल, जो भी n और r के टर्म में जो भी निकल करके आता है उसको आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रख दीजिएगा। बाहर आपका NCR है, और फिर उस समीशन को आप कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है क्या? बात समझ में आया ना? क्योंकि NCR इंटू ये सब चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार करा चुका हूँ। ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो ये वाला टर्म तो पूरा पूरा आर के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो एक टर्म तो ये पूरा बाहर चला जाएगा और सिग्मा CR आ जाएगा, तो 2 टू दी पावर इनटू दिस, ये तो एक टर्म हो गया। और माइनस जब करोगे तो CR के साथ एक बार r³ वाला टर्म आएगा, CR के साथ r² आएगा, CR के साथ r आएगा और CR खुद आएगा। ठीक है, तो CR के साथ अगर r³ आता है तो आपको कैसे करना है आप नहीं जानते हो क्या? बिल्कुल आप जानते हो। आप क्या करोगे, इस CR को पहले क्या करोगे, n/r इंटू n-1 CR-1 पर कन्वर्ट करोगे। बात समझ में आया ना? क्लियर है? इसको आप पहले उसी प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे एक r कैंसिल होकर के बचेगा क्या, r-1 होल स्क्वायर। अब इस r-1 होल स्क्वायर को, इस r² को r-1 के फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो मैं इसको कैसे लेकर के जाऊँगा, इसको इस फॉर्मेट में मैं कैसे लेकर के जाऊँगा, ये चीज़ आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको क्या लिख दूंगा, r-1 होल स्क्वायर है ना, प्लस 2r-1। बात समझ में आया ना? ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये बात तो बन जाएगा यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप सिंप्लीफाई करके आराम से, ऐसे चीज़ आपको ऑलरेडी निकालने को दे दिया मैंने, है ना, ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं समेशन में इस तरीके का चीज़, है ना। फिर यहाँ से आप आराम से इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुँच जाओगे। सही बात है? क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ साथ ये एक अच्छा प्रॉब्लम हो गया जो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको एग्जैक्टली सोचना है। सोचने का तरीका अगर समझ आ जाता है तो चीज़ें बोला आसानी से हो जाना है। सही बात है? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना, और उसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, सेम डिपेंडेंट समीशन है और i+j इंटू CI इंटू CJ लगा करके रख दिया गया। i+j के साथ CI इंटू CJ, अभी सोचिए तो ये कितना डिफिकल्ट होगा, i+j इंटू CI इंटू CJ। ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिकल है? पहले तो j इंटू CI था तो ये सिमेट्रिकल नहीं था, क्या ये सिमेट्रिकल है? आप लिख करके देख लीजिएगा, अगर ये सिमेट्रिकल होता है ना, तो आप डायरेक्टली जैसे आप पहले करते थे वैसे आप कर पाओगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको सिमेट्रिकल नहीं लगता है, ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि सर इसको क्यों ना अपन ब्रेक कर देते। बोले कैसे ब्रेक करेंगे? सर ये देखो ऐसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, उनका सलाह यही रहता है कि सर ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो अगर ऐसे ब्रेक कर देंगे तो वापस दो अनसिमेट्रिकल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ये दो अनसिमेट्रिकल चीज़ों पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो वही दो अनसिमेट्रिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और अदरवाइज अगर ये आपका सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि बन जाएगा शायद, क्योंकि 1+2 C1 इंटू C2 और 2+1 C2 इंटू C1 एक ही होता है। ठीक है, तो शायद सिमेट्रिकल तरीके से आप कर पाओगे, जो आपका था ना सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा i बराबर j, और यहाँ पे i का वैल्यू 0 से n तक और j का वैल्यू 0 से n तक डिवाइडेड बाई 2, और ये चीज़ इन दोनों जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हो, है ना। बट एज ये प्रॉब्लम लेंदी जा रहा है ना, दोनों ही अप्रोच से ये लेंदी जाएगा, इसीलिए मैं आपको एक और छोटा सा चीज़ सिखाने का प्रयास करूँगा इस जगह पे खास करके। सही बात है, और वो चीज़ क्या है ज़रा ध्यान से देखने का प्रयास करना।
एक चीज़ ध्यान से सीखो, यहाँ से एक और टेक्निक मैं आपको सिखा करके देता हूँ, ज़रा सोचने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग एक कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करके कर देंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, पता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और लॉजिक एक ही रहता है, और वो लॉजिक अगेन यूज हो रहा है कि सर NCR और NC(n-r) इक्वल है। अभी आप शायद थोड़ा सोच लिए होंगे कि सर अगर मैं यहाँ पे i के जगह पे n-i रख देता हूँ और j के जगह पे n-j रख देता हूँ तो क्या समेशन में कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा समेशन में इफेक्ट? अगर i के जगह पे n-i रख देता हूँ और j के जगह पे n-j रख देता हूँ तो समेशन में तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना। समझो मेरी बात। तो समेशन में अगर कोई इफेक्ट नहीं होगा तो ये चीज़ तो बिल्कुल आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि CI/CJ तो सेम रहेगा। समझ में आया ना? CI/CJ सेम रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद कोई चेंजेस आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आपको i का वैल्यू 1 पुट करके 0 पुट करके जो मिलेगा वही अब की बार n पुट करके मिल जाएगा, ठीक है। फिर पहले जो 1 पुट करके मिल रहा था वही अभी n-1 है ना। फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, वही सारी चीज इंटरचेंज हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। समेशन में अगर ये अल्टरनेटिंग होता तो शायद एक बार मेरे को सोचने का जरूरत होता, बट एज ये अल्टरनेटिंग नहीं है तो फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में, तो समेशन में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे i का वैल्यू 5 में जो होता उधर n-5 में वही होता, ठीक है ना। क्लियर है? चलो, तो एज i को ये लॉजिक भी याद रखिएगा, जब भी सिमेट्रिकल पैटर्न दिखेगा ना तो ये लॉजिक बहुत काम आएगा आपका। समझ आ रहा है? बट पहले वाला क्वेश्चन जो j इंटू सी आई या फिर i इंटू सी जे, उस वाले जगह पे ये चीज काम नहीं आएगा। समझ आओ ना, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है ना, इसीलिए। बात समझ आओ? आप करके देखिएगा, सोच के देखिएगा एक बार प्रॉपरली। चलो, तो अगर मैं बात करूं दोस्त, है ना, सिमेट्रिकल तरीके से तो इसको कर ही सकते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया आपको। तो i को अगर मैं n-i और j को अगर n-j से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा Cn-i Cn-j, और i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन j, लेस देन इक्वल टू n। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये तो ऐसे हो गया ना, ट्वाइस n, Cn-i तो Ci और Cj ही होता है, ठीक है। अच्छा, और माइनस ऑफ i प्लस जे का अगर मैं बात करूं तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना होगा? माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये कितना होगा? ये i प्लस जे इंटू Ci/Cj हो जाएगा। सही बात है? क्लियर है? चलिए, तो ये तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, ट्वाइस n बाहर आएगा, और ये समेशन जो है वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। और ये आपका क्या बन गया? s, तो s और s ट्वाइस s हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही छोटा रास्ता हो जाएगा अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिए, और ये ऑब्जर्वेशन आपको करना चाहिए और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ करके प्रॉपरली रखो, बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी टेक्निक सिखाए जा रहे हैं सारे क्लू दिमाग में होना चाहिए, कब क्या ज़रूरत होगा वो कोई नहीं जानता है दोस्त, बट कैसे हो रहा है, कैसे सोच रहे हैं, उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। क्योंकि आईटी प्रोफेसर जब भी पेपर सेट करेंगे उनको पता है कि आपको ये सब चीज़ें पता है, तो ऐसे कोई नोन चीज़ें वो आपको नहीं देंगे। ऐसा सच मेरे को तो ये भरोसा नहीं होता कि कभी भी एकदम से, हाँ आता रहता है कभी कभी वो मिल जाता है, बट 70-80% केसेस में वो नया पैटर्न ही कुछ ना कुछ डालने का कोशिश करते हैं, जिसका बेसिक्स तो सेम रहता है, जिसका बेसिक्स तो वही रहता है, बट पैटर्न जो है वो अननोन पैटर्न होता है, जिसको क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ों को अगर आपको खुद से सोचने का आदत नहीं है, या फिर ज़रूरी नहीं कि अगर हर चीज़ आप खुद से सोच लोगे, तब तो पूरा सब्जेक्ट ही बोला आप खुद से पढ़ लेते, बट आप अगर इसको इनोवेट नहीं कर पा रहे हो, इससे अगर नया चीज़ सोच नहीं पा रहे हो, है ना, इससे अगर नया चीज़ डेवलप नहीं कर पा रहे हो, है ना, आपको अगर फील नहीं आ रहा है प्रॉपरली कि क्यों ऐसे सोचा, बस आप मेथड्स को याद करते जा रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा फ़ायदे का चीज़ नहीं होगा मेरे ख्याल से। सवाल वगैरह आपसे खुद से बन जाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड में रहेगा मेरे हिसाब से, मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ, ठीक है। चलो, तो
उसके बाद अगर मैं बात करूँ आखिरी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हो, आपने सोचे होंगे प्रॉपरली, ये भी आपको सिमेट्रिकल लग रहा होगा, सिमेट्रिकल लॉजिक से बिल्कुल आप कर सकते हो, बट एज मेरे को उससे भी छोटा तरीका दिख रहा है तो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि भाई सी आई को अपन वही चीज़ कर देते ना, n बाई आई इंटू एन माइनस वन सी आई माइनस वन, और सी जे को n बाई जे इंटू एन माइनस वन सी जे माइनस वन। तो ये आई जे गया काम से, इधर एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये हो गया आपका सी आई माइनस वन इंटू सी जे माइनस वन। सही है, क्लियर है क्या? तो बस वही चीज़ है भाई कि आपका ये वाला रिजल्ट जो आपको ऑलरेडी पता था, ये वाला रिजल्ट जो आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है, एनसीआई और एनसीजे, ठीक है ना, उस रिजल्ट में मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ एक चेंजेस कर दोगे कि भाई n के जगह पे अगर n-1 लेकर के आ जाओगे तो आंसर आ जाएगा। और अगर आप चेंजेस नहीं करना चाहते हो तो निकालिए वापस आप खुद से भी आप निकाल पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं अब मेरे ख्याल से। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो वही चीज़ बस जो पहले 0 से वेरी कर रहा था, आपकी बार कहाँ से वेरी करना स्टार्ट कर देगा, 1 से वेरी करना स्टार्ट कर देगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहाँ से वेरी करना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली 1 से वेरी करना स्टार्ट करेगा, नहीं तो ये तो चीज़ लफड़ा हो जाएगा ना। बोला सी -1 ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही चीज़ बस n को n-1 से रिप्लेस कर दीजिए पिछले वाले आंसर में, तो वही आ जाएगा। अभी सवाल ये रहता है कि पिछला वाला आंसर क्या याद रखना है सर? इसका मतलब याद नहीं रखना है, बस सोचने का तरीका समझा रहा हूँ। अगर एग्जाम में आ जाता है तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, सबको ही करके निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मल्टीपल सिग्मा वाला थॉट जो है वो पूरा आपको दिमाग में फिट हो गया, मैंने फिट कर दी है ना। और उससे ज़्यादा इस तरीके का प्रॉब्लम्स में शायद हम लोग समय नहीं दे पाएंगे। आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी वैरायटी आपको शेड वगैरह मिल जाएगा। सारे प्रॉब्लम को खुद से सोचने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं बोला। और एकदम से आप प्रॉपरली अपना नोट्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करके बना करके रखिएगा। और अभी अपन स्टार्ट करते चलिए हमारा अगला पोर्शन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, वही चीज हमें समझना है और देखना है। तो पहला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा वो है आपका इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी नंबर का, वो कैसे निकालते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स का इंटीग्रल फ्रैक्शन पार्ट निकालना ऑलरेडी आपको आता है मेरे ख्याल से, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप ये चीज जान चुके हो या फिर समझ चुके हो। तो अभी जो चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं वैसे के लिए देखो, वो है इर्रेशनल नंबर्स का कैसे डील करेंगे। और वो भी सारे टाइप के इर्रेशनल अगर दे दोगे तो नहीं कर पाएंगे। एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम से डिजाइन होता है इसके ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करते रहते हैं ना। अभी हर चीज कोई भी चीज उठा करके अगर यहाँ पे बोल दोगे तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज डीप में जाके बताऊंगा, आप चिंता मत करो। तो आप जानते होंगे कि अगर कोई भी रैशनल नंबर अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4.3, तो इस 4.3 का 4 जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट जो भी होता है वो हमेशा हम किससे किसके बीच में रखते हैं, ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो। ये हमेशा 0 से लेकर के 1 के अंदर रहता है। ठीक है, 0 से लेकर के 1 के अंदर रहता है, जहां पे 0 तो हो सकता है, जैसे प्योर इंटीजर अगर हो गया तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 बोल देंगे, बट 1 नहीं हो पाएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट अगर 1 हो गया, इसका मतलब 4 + 1 तो 5 हो जाएगा ना, तो इंटीजर पार्ट ही 5 आ जाएगा। इसीलिए 0 और 1 दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं -3.4, इसका अगर मैं इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट का बात करूं, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट का अगर मैं बात करूं, देखो -3.4 को -3 - 0.4 लिख सकते हो, बट -0.4 तो फ्रैक्शन पार्ट होगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन को तो हम 0 से 1 के अंदर कंसीडर करते हैं। तो इसी चीज को हमको फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो +1 कर देते और इधर से -1 कर देते, तो 1 - 0.4 जो है वो क्या बन जाएगा, इधर -3 और -1 मिलके -4, और ये बन जाएगा 0.6। तो ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन पार्ट और ये आ जाएगा आपका इंटीजर पार्ट। तो इसको इसको f से लिखा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा सिंबल भी एग्जिस्ट करता है ना। इसको अगर मैं पूरा नंबर को x बोलता हूँ तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये सिंबल है जो आप फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और ये है इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो किसी भी नंबर को दुनिया का हर एक नंबर को, रैशनल नंबर को आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर प्लस इट्स फ्रैक्शन पार्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया उसका इंटीजर पार्ट और ये हो गया उसका फ्रैक्शन पार्ट। तो बोले सर इसका मतलब क्या ये हो गया कि दुनिया का हर एक नंबर इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यही हो गया, बात समझ में आए? ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना, कि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट का क्या होता है, कि फ्रैक्शन पार्ट जो है वो हमेशा 0 से 1 के अंदर रहता है, जहां भी 0 हो सकता है 1 तो नहीं हो सकता 1, और x का वैल्यू जो है वो किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट, किसी भी नंबर का जो वैल्यू है वो उसका इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट के इक्वल ही होता है। चलिए ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं 4.3 का इंटीजर पार्ट बोलूं तो क्या होगा? इंटीजर पार्ट मतलब सिर्फ इतना सा याद रख लो कि जस्ट उसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर जो होगा नंबर लाइन का, दैट इज वो कितना होगा? 4 ही होगा ऑब्वियसली, समझ में आ रहा होगा। -3.4 का जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन है? -4 है, -3 तो नहीं है, नंबर लाइन बनाओ, -4 यहाँ पे, -4 3, -3.4 यहाँ पे, तो इसके जस्ट पीछे वाला कौन होगा? -4 ही तो होगा। समझ में आया? नंबर लाइन प्लॉट करके जस्ट पीछे, ये एक जुगाड़ आप समझ सकते हो, बट फील करो चीजों को कि क्यों ऐसे आया, कैसे आया चीजें, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होगा इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट का, ठीक है। बट अभी जो हम डील करने वाले थे वो कुछ इररेशनल टर्म्स का इंटीग्रल फ्रैक्शन पार्ट को इन्वॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ 1-2 थ्योरम लिख करके रखा है। देखो ये सब थ्योरम मेरे को पढ़ाने का कोई शौक भी नहीं है और मन भी नहीं है, ठीक है, बट एज मैं इन थ्योरम्स को कोई इसको याद वगैरह कुछ रखने का जरूरत नहीं है। आप बस का इन थ्योरम्स को एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैं ये थ्योरम को एक प्रॉब्लम की तरह डील करके सॉल्व कर दिया तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी समझ गए, है ना, थ्योरम क्या बोल रहा है वो भी समझ गए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी समझ गए, और इसके थ्रू कैसे हम इसको मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने वाले वो भी आप बहुत आसानी से कर लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको फील करने का कोशिश करो, ना कि थ्योरम पे फोकस करो, ठीक है। थ्योरम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करो। मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, आराम से समझ जाएंगे, है ना, ताकि मेरे को क्वेश्चन करने में और थोड़ा आसान हो, इसीलिए मैं ले लिया ये दोनों थ्योरम। अदरवाइज अगर ये नहीं भी पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्वेश्चन आप ऐसे ही करना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई रूट पी प्लस क्यू, थ्योरम पढ़ने से एकदम अटपटा सा लगेगा देखो, ठीक है, बट एकदम लॉजिकली जो मैं समझाऊंगा उसको समझते जाओ, आराम से हो जाएगा। आपको मैं बस इतना सा बोला, मान लो, है ना, आपको मैं बस इतना सा बोला कि रूट पी प्लस क्यू होल टू द पावर एन जो है, ठीक है, रूट पी प्लस क्यू होल टू द पावर एन, वो अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज प्रूव करना है, जहां पे k कौन है, p माइनस क्यू स्क्वायर है। मान लो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, तभी आप कैसे करोगे? अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोले थे कि दुनिया का कोई भी रियल नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो आपने बस यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो पावर भी आ गया n, ठीक है, कोई भी जनरल पावर n आ गया, ठीक है ना, जहाँ पे n जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि आप बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पढ़ लो, ठीक है ना, और i आपका इंटीजर है, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि कोई भी नंबर को दुनिया का अपन क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी को आप बॉक्स एक्स और इसी को फ्रैक्शन पार्ट कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको अगर कोई ऐसे भी लिख देता है तो कोई पाप थोड़ी ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना। ऑब्वियसली जहां पे ये कौन होगा, ये आपका एक्स होगा, सही है। चलो ये दिया हुआ है रूट पी प्लस क्यू होल टू द पावर एन, ठीक, जहां पे ऑब्वियसली आपका फ्रैक्शन पार्ट जो होगा f वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि आप जानते हो फ्रैक्शन पार्ट कभी भी 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए तो अभी हमें निकालना है i प्लस एफ इंटू एफ, इस चीज को डील करना है, ध्यान से देखिए अभी, ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, जैसे आप रैशनलाइजेशन के वक्त कॉन्जुगेट में सोचते हो, वैसे ही मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ ना, कॉन्जुगेट पे सोच रहा हूँ। मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट पे डील करने वाला हूँ, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट में अगर डील करते तो क्या होगा देखते चलो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी का कॉन्जुगेट, जैसे मान लीजिए वैसे तो कॉन्जुगेट माइनस रूट पी प्लस क्यू होगा,
बट उसका जरूरत नहीं है। मैं कॉन्जुगेट पे इसीलिए सोचना चाहता हूं ताकि जब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट वगैरह कर पाऊं ना, तो शायद कुछ ना कुछ p माइनस क्यू स्क्वायर टाइप का कुछ ना कुछ आ जाए। इसीलिए मैं इस चीज को देख करके मेरे को हिंट आ रहा है किसका, क्योंकि इसको अगर फैक्टराइज कर देंगे तो एक ये आ जाएगा और दूसरा रूट p माइनस क्यू आएगा। रूट p माइनस क्यू वो तो क्या है, वो तो पता होना चाहिए ना दुनिया को, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये चीज पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरे को दिया नहीं है, तो इस चीज को मैं कुछ ना कुछ एज्यूम करूंगा। अभी क्या एज्यूम करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। रूट p माइनस क्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 1 से छोटा। तो अगर ये 1 से छोटा है ना, 1 से अगर ये छोटा है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव तो कंसीडर करेंगे भाई, है ना। अगर रूट p माइनस क्यू लिख रहे हो तो पॉजिटिव तो कंसीडर करोगे, क्योंकि अगर रूट p क्यू से छोटा हो जाता है, दैट इज रूट p माइनस क्यू अगर नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव के पावर में जब n आएगा तो आप इसको जज ही नहीं कर पाओगे, n ऑड इवन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए अपन रूट p को p से बड़ा ही मान के चल रहे हैं। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, अगर रूट p q से छोटा है तो अकॉर्डिंगली q माइनस रूट p लिख देंगे, और तब क्या होगा वो अगले वाले पे अपन देखने वाले ना, इसी फॉर्मेट में दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको मान के चल रहे कि ये पॉजिटिव है, इसको हम मान के चल रहे कि ये पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, अगर ये 1 से छोटा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो गया, तो ये इसका अगर बचेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ही तो बचेगा ना। अच्छा, अगर ये फ्रैक्शन पार्ट बचेगा तो इसको कोई दूसरा फ्रैक्शन पार्ट मान लिया, f डैश मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। जहां पे ये जो आपका क्या बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट जो होगा f डैश, वो 0 से 1 के बीच में होगा, वो क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा। बहुत बढ़िया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो 0 से 1 के बीच में होगा, मान लीजिए। अभी एक चीज देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मेरे पास एक इक्वेशन मिला और यहां से मेरे पास एक और इक्वेशन मिला, बात समझ में आया, ठीक। तो अभी अगर मेरे को, है ना, इस चीज को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड भी कर सकता हूं और मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो यहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि क्या हमारे को ऐड करना है या फिर हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो क्या करना है, जब तक मैं दोनों नहीं करूंगा तब तक आप फील नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो इसीलिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों करके आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं i प्लस एफ के साथ f डैश को ऐड कर रहा हूं, तो हमारे पास यहां से क्या मिल रहा है, रूट p प्लस क्यू होल टू दी पावर n प्लस रूट p माइनस क्यू होल पावर n। तो इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ये कुछ nc0 रूट p टू दी पावर n इंटू क्यू टू दी पावर 0 प्लस nc1 रूट p टू दी पावर n माइनस 1, है ना, इंटू क्यू टू दी पावर 1। ऐसे चीजें चलता जा रहा है, और इसके साथ जस्ट एग्जैक्टली क्या आ रहा है, nc0 रूट p होल टू दी पावर n माइनस n इंटू q टू दी पावर 0 प्लस nc1 रूट p होल टू दी पावर n माइनस 1 इंटू q पावर 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस। अभी आप क्लियरली देख रहे होंगे कि ऐसे टर्म्स तो सारे के सारे कैंसिल हो गए। अगर ये टर्म इसके साथ सारे के सारे कैंसिल हो गया तो ये इवन टर्म्स मतलब 0 2 नीचे जहां पे भी लोअर सफिक्स 0 2 4 ये सब है, तो सारे के सारे टर्म ट्वाइस हो जाएगा, बिल्कुल ट्वाइस हो जाएगा। ऐसा कहानी आ जाएगा, ऐसा कहानी आ जाएगा, ऐसा कहानी आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, इस तरीके से चलेगा। अभी क्वेश्चन में देखो एक और इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था कि n जो था वो आपका क्या था, ऑड था। n जो था वो क्या था, ऑड। अगर n ऑड है तो यहाँ पे रूट p के पावर ऑड आएगा, रूट p के पावर ऑड आएगा, क्योंकि ऑड माइनस इवन तो ऑड ही होगा ना। तो अगर ये पावर में ऑड आया तो क्या ये रूट p जो है क्या वो रैशनल में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या वो इंटीजर में कन्वर्ट हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। वो तो इंटीजर बन ही नहीं पाएगा ना। अभी बोलोगे इंटीजर बनाने में आपको इतना दिलचस्पी क्यों, समझेंगे क्यों इंटीजर बनाने में इतना दिलचस्पी है, वो समझेंगे। क्योंकि देख i जो है वो इंटीजर है, ठीक है। अभी अगर इधर वाला भी इंटीजर होता है तो मैं ये कमेंट कर पाऊंगा ना कि f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर होगा, इसीलिए मेरे को आरएचएस को इंटीजर बनाने में इतना दिलचस्पी है। बट मैं समझ गया कि भाई अगर n तो यहाँ पे कहानी गड़बड़ है, n तो यहाँ पे ऑड है, अगर n इवन होता तो ये चीज चल जाता। समझ में आ रहा है ना। तो एज n ऑड के लिए ये इंटीजर नहीं बन रहा है, तो हम सोचेंगे कि एडिशन करना तो यहाँ पे बेकार गया। क्या गया, बेकार गया। एडिशन करके तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ अपने को, तो अपन क्या करते हैं,
सब्ट्रैक्शन करते सब्ट्रैक्शन। बोले देखिए जरा क्या होगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश, क्या है i प्लस एफ माइनस एफ डैश। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां से आप समझ गए ये इसके साथ कैंसिल होगा, तब की बार हमारे पास जो चीजें बचेगा वो क्या, ये सारी चीजें बचेगा, डेफिनेटली ये सारी चीजें बचेगा। सोच करके देख लीजिए एक बार, साथ चलेगा दोस्त, सोच कर देख लीजिए साथों साथ, ठीक है। अच्छा बोले सर अगर ये टर्म्स बचेगा तो अब की बार तो n ऑड है, अब की बार अगर n ऑड है तो ये सारे के सारे रूट p के पावर तो इवन हो जाने हैं, क्योंकि ऑड माइनस ऑड तो इवन हो जाना है, समझ में आ रहा है। तो अगर पावर सारे के सारे इवन हो जाना है तो रूट p का जो इररेशनलिटी था वो तो गायब हो जाएगा, और वो गायब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इंटीजर बन जाएगा। और अगर ये इंटीजर बन जाएगा तो दोस्त क्या होगा यहाँ पे, अगर ये इंटीजर बन गया तो ये आंसर मेरे को क्या पता चल जाएगा, इवन इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा पूरा मेरे को क्या पता चल जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ये इंटीजर कब बनेगा, जब n आपका ऑड होगा। अच्छा, और ये इंटीजर कब बनेगा, जब n आपका इवन होगा, जब n आपका इवन होगा तभी ये इंटीजर बनेगा। अच्छा, इसका मतलब कंक्लूजन में मेरे को ये मिल रहा है कि जनाब n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश जो है वो क्या बनेगा, इवन बनेगा। समझ में आ रहा है क्या है, ये क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर बन जाएगा। अच्छा, और अगर n इवन है, अगर n इवन है, ठीक है, अभी जो n इवन है तो हमें क्या मिल गया, i प्लस एफ डैश जो है वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। अच्छा, ये तो अभी इंटीजर है ना मेरे पास, ये क्या है, ये तो अभी इंटीजर है, और ये भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, तो इंटीजर और इवन इंटीजर अगर दोनों साइड इंटीजर आ गया तो इस नालायक को भी तो इंटीजर होना पड़ेगा ना दोस्त, इसको भी तो इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि भाई f माइनस एफ डैश को तो इंटीजर होना पड़ेगा अगर n ऑड होता है, और अगर n इवन होता है तो f प्लस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देख लेते चलिए जरा, f माइनस एफ डैश और f प्लस एफ डैश होगा कहां से कहां तक, f प्लस एफ डैश के बारे में बात करते हैं। भाई f प्लस एफ डैश का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, f प्लस एफ डैश का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो तो वही होगा ना जहां पे f और f डैश दोनों मिनिमम है। तो दोनों मिनिमम कहां पे, जीरो, तो ये मिनिमम वैल्यू जीरो आ गया। और दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जहां पे दोनों मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम 1 और 1 पे है तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। समझ में आया। अच्छा, और f माइनस एफ डैश का अगर बात करूं तो f माइनस एफ डैश कहां से कहां तक होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब मिनिमम से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो आंसर मिनिमम आएगा ना दोस्त। मिनिमम से मैक्सिमम को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आंसर मिनिमम आएगा ना। कम से ज्यादा को घटा दिए तो सोचो कम आएगा, और अगर ज्यादा से कम को घटाए तो ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस चीज का मिनिमम निकालने के लिए f का मिनिमम लेंगे और f डैश का मैक्सिमम। f का मिनिमम 0, f डैश का मैक्सिमम 1, तो 0 माइनस 1 आंसर विल बी -1। बच्चा लोग कैसे कर लेते हैं, 0 माइनस 0 1 माइनस 1, अरे ये गलत है। लॉजिक भी फील करो चीजों को। और f माइनस एफ डैश को मैक्सिमाइज कराने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको बहुत बड़ा करा दो, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको बहुत छोटा कर दो। दैट इज f डैश का मिनिमम ले लो और f का मैक्सिमम, दैट इज 1 माइनस 0, आंसर विल बी 1। अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे f माइनस एफ डैश इंटीजर है, तो इफ f माइनस एफ डैश बिलोंग्स टू z, देन इस इंटरवल में कितना इंटीजर फंस रहा है, इस इंटरवल में तो एक ही इंटीजर फंस रहा है ना, 0। और अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि f प्लस एफ डैश बिलोंग्स टू z, तो इस इंटरवल में भी f प्लस एफ डैश का एक ही वैल्यू आ रहा है 1, 0 से 2 में एक ही इंटीजर फंसता है 1, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकल गया दोस्त कि f माइनस एफ डैश जो होगा वो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। दैट इज f और f डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहां से भी हमारे पास निकल गया कंक्लूजन, देयरफॉर f प्लस एफ डैश जो होगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दो हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर n ऑड है तो कहानी ये चलेगा, और अगर n इवन है तो आपके पास आ गया f प्लस एफ डैश 1। बात समझ आ गई, क्लियर। चलो यहाँ तक तो हमने पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, और आप ये भी समझ गए कि कब हम चीजों को ऐड करते, कब हम सब्ट्रैक्ट करते। ऑड इवन को देख के ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हाँ वो तो बाद में देखा, पहले हमारा इंटेंशन क्या था कि जो भी है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट
दोनों में से कोई एक ही करेंगे और वो डिपेंड किसके ऊपर होगा कि आंसर इंटीजर आ रहा है या नहीं। दोनों में से किसी एक ही केस में आंसर इंटीजर मिलेगा, जिस केस में आंसर इंटीजर मिलेगा उसी चीज को लेकर के हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो अगर मैं बोलूं f इज इक्वल टू एफ डैश, है ना, अगर मैं बोलूं कि f इज इक्वल टू एफ डैश, तो देखो कि i प्लस एफ, तो हमारे को प्रूफ क्या करना था, i प्लस एफ इंटू क्या चाहिए था, f चाहिए था, तो i प्लस एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू तो एफ डैश हो गया ना, f इज इक्वल टू एफ डैश हो गया, i प्लस एफ इंटू एफ डैश हो गया, i प्लस एफ तो हमारे यही था रूट p प्लस क्यू होल टू द पावर n और रूट p माइनस क्यू होल टू द पावर n। बात समझ में? ठीक है, तो यहां से हम क्या बता सकते हैं दोस्त, f और f डैश, f माइनस f डैश अगर जीरो आ गया तो यहां से एक और रीजन बता सकते हैं ना कि i का वैल्यू क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे f प्लस f डैश ऑड आ गया तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, इवन माइनस वन आ जाएगा, तो इवन माइनस वन क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो इस केस में जो i है, मतलब इसका जो इंटीजर पार्ट है वो डेफिनेटली क्या होगा, ऑड होगा, और इस केस में i का जो इंटीजर, मतलब ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, इवन होगा। तो इसी तरीके से आप इवन ऑड भी जज कर सकते हो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर का। ठीक है, और इन दोनों को अगर प्रोडक्ट कर दोगे तो रूट p प्लस क्यू इंटू रूट p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू स्क्वायर होल टू द पावर n हो जाएगा, जिसको हमने k टू द पावर n बोल दिया, वेयर k इज इक्वल टू p माइनस क्यू स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। बात समझ में? क्लियर है? चलो, और सेकंड वाले केस में अगर आप i प्लस एफ, ये जो नोट में लिखा है i प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ, क्यों वन माइनस एफ लिया गया, क्योंकि इस केस में मैं पहले तो f को f डैश लिख दिया था, है ना, क्योंकि आप सोचो ना कि अगर आपको k टू द पावर n लाना है तो इस जगह पे तो आपको इस चीज को लेकर के आना पड़ेगा ना, ताकि प्रोडक्ट हो जाए, है ना। तो इस जगह पे अगर इस चीज को लेकर के आना है तो यहाँ पे आपको f डैश लाना पड़ेगा। तो f डैश यहाँ पे कब ला पाएंगे, अगर f लिखा हुआ रहेगा तो f और f डैश इक्वल नहीं होगा ना, इस केस में तो इक्वल नहीं है ना, जहाँ पे n इवन है। गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैं कुछ, n अगर ऑड है तो माइनस किया था तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये जीरो आया था बिल्कुल सही था, और n अगर, हाँ ये तो n ऑड का केस है, और ये हाँ केस तो ये है n इवन और n ऑड, तो अगर n ऑड है तो हमारा आंसर ये मिला था हमें। ठीक है, और अगर n इवन है तो f प्लस एफ डैश वन होगा, तो f प्लस एफ डैश अगर वन होगा तो डेफिनेटली इस जगह पे मैं f डैश ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वन माइनस f लिखना पड़ेगा, है ना। तो f अगर मैं यहाँ पे लिख देता तो f इक्वल टू एफ डैश नहीं लिख पाता, जैसे मैं पहले वाले पे लिख दिया था, क्योंकि इस केस में तो f इक्वल टू एफ डैश होगा नहीं ना, इस केस में f प्लस एफ डैश वन है, तो इसीलिए यहाँ पे वन माइनस f लिखा गया, ताकि वन माइनस f को मैं f डैश लिख करके k टू द पावर n लिख पाऊँ। समझ में आ रहा था? बेसिक थॉट देंगे। ठीक है, सिमिलरली थ्योरम 2 जो है वो भी आप आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। p प्लस रूट क्यूब होल टू द पावर n, तो f डैश को आप मान लोगे p माइनस रूट क्यूब होल टू द पावर n। ठीक है, फिर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, और एज आपको पता है कि आपके रिजल्ट जो है वो ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली समझ ही आता है कि यहाँ पे कहानी जो बनेगा वो किस चीज के साथ बनने वाला है, ऑब्वियसली एडिशन के साथ बनने वाला है। बात समझ में आया ना? ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से ये दोनों थ्योरम और जो नोट जो है वो आप आसानी से टेक्निक को समझ गए कि करते कैसे हैं, है ना। अगर किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट को जज करने आपको दिया जाए, है ना, कि वो इवन है या ऑड है वो बताओ, या फिर किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में रिलेशन निकालने को बोला जाए, कुछ भी करने को बोला जाए जो हम आगे प्रॉब्लम्स में देखने वाले, तो आप जरूर समझ गए होंगे कि आपका थॉट जो है वो क्या रहने वाला है। तो ये बेसिकली ये दोनों थियरम मैंने कुछ स्टेटमेंट वगैरह याद कराने के लिए नहीं बोला है ना। ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही याद हो जाता है कि ये i प्लस एफ है कौन, i प्लस एफ तो पूरा नंबर ही है ना, तो ये x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसको अगर मैं डायरेक्टली बताऊं तो ये कौन है भाई, i प्लस एफ तो x, i प्लस एफ कौन है, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये तो x ही है ना, और f कौन है, f है आपका उसी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट। तो ये इनडायरेक्टली आपको ये भी बोला जा सकता है कि भाई ये निकालो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऐसे बच्चों को याद हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए थ्योरम पढ़ाने का कोई लॉजिक ही नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस x इंटू वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अभी इसको घुमा फिरा के अलग अलग फॉर्मेट बना करके ये देखो ये सब पूछा जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से अपन सोच लेंगे, बस ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए बोला
कि ये जो f का वैल्यू है ना, आप f डैश जो आप सिलेक्ट करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे ये पता कैसे चलेगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे वापस और थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है। बट एक चीज आप सोच पा रहे हो दोस्त, एक चीज आप सोच पा रहे हो कि अगर है ना, अच्छा ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते फिर मैं वो बात पिक करूंगा, ठीक है, वो बात पिक करूंगा तो और अच्छे से थोड़ा सा पकड़ पाऊंगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप पूरा नोट कर लीजिएगा, है ना। और थ्योरम नंबर 2 जो है वो अपने अपने हिसाब से आप आराम से प्रूफ करके रख सकते हो, तो प्रूफ कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये आप आराम से कर पाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन पे भी फोकस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम आपको सॉल्व कैसे करना है उस चीज को समझाते हैं। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, प्रॉब्लम्स पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स पर फोकस कीजिएगा तो चीजें और क्लियर होगा अच्छे से। जरा ध्यान से देखिए, पहला पार्ट में बोला जा रहा है कि इसका जो इंटीरियर पार्ट होगा वो ऑड होगा, इवन होगा, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, आपको समझ गए होंगे कि आपका टेक्निक्स एक ही है आपके पास कि भाई जो भी चीज दिया गया है उसको आप देख लो कि वो p प्लस रूट क्यू या तो रूट p प्लस क्यू फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको p प्लस रूट क्यू मतलब अंडर रूट क्यू कोफिशिएंट कुछ आना नहीं चाहिए आपके ख्याल से, ऐसे ही तो आप इसको आराम से रूट के अंदर घुसा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 5 प्लस रूट 24 टू दी पावर n है, ठीक है। मेरा ये सजेशन है कि बड़े वाले को, अभी आप जानते हो कि 5 जो है वो रूट 24 से बड़ा है, क्योंकि 5 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 24 से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे रूट 26 होता तो मैं डेफिनेटली इसको यहाँ पे रखता और इसको यहाँ पे लेकर के चला जाता, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, मैं बोल दूंगा इसको सिंपल भाषा में कि भाई ये है आपका i प्लस एफ। अगर ये i प्लस एफ है तो ये i क्या होगा, ये i हो जाएगा आपका कोई भी एक इंटीजर, ठीक है। और ये f क्या होगा, डेफिनेटली ये पॉजिटिव इंटीजर ही होगा क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव नंबर है। और f जो होगा वो f का रेंज हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी बारी आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, आपको f डैश सेलेक्ट कैसे करना है, f डैश सेलेक्ट कैसे करना है। एज यहाँ पे f डैश को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी ये जो f डैश है, बच्चे लोग मेरे को तुरंत पूछते हैं कि सर आपने f डैश को तो बोले माइनस वाला सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पे आप 5 माइनस रूट 24 ही क्यों लिए, आप रूट 24 माइनस 5 भी तो ले सकते थे, क्योंकि बेटा देख रूट 24 माइनस 5 अगर अपन लेते, ठीक है, तो रूट 24 माइनस 5 जो है वो नेगेटिव में आ जाता, तो नेगेटिव टू दी पावर n वापस वही चीज आ जाता ना। मैं f डैश का रेंज जो है वो 0 से 1 बोल नहीं पाता ना, तब तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तो उस प्रॉब्लम के वजह से हम जो है 5 माइनस रूट 24 लेंगे, मतलब बड़े माइनस छोटा लिखेंगे हमेशा, ताकि f डैश जो है वो कंफर्म 0 से 1 के अंदर आ जाए। f डैश जो है वो कंफर्म 0 से 1 के अंदर आ जाए। बात समझ में आए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, i प्लस f के बाद f डैश लिखे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सा चीज है। अगर ऐड करें, अभी अगर ऐड करें तो थोड़ा सा दिमाग में ही सोचो, हर बार लिख के लिखना मेरे हिसाब से सही नहीं है, एक जगह पे मैंने लिखा के दे दिया आपको, अभी आप दिमाग में सोचो, है ना। इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा और इसको एक्सपांड करूंगा, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कौन सा टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। जहां पे अगर ऐड करेंगे तो NC0 NC2 वो वाला टर्म बचेगा और बाकी सारे कैंसिल होगा। तो इसके पावर में अगर NC2 NC0 है ना, NC0 into this to the power n minus 0 into this to the power 0, फिर NC2 into this to the power 2, है ना, ऐसे ही तो आएगा ना कि इसके पावर में इवन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो इसके पावर में ऑड आ जाता, तो अगर इसके पावर में ऑड आ जाता तो ये तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो एज इवन का जरूरत है इसके पावर में, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक पे स्टिक करके क्वेश्चन को करूँ, ठीक है, इसीलिए ऐड करूंगा। ये सब थ्योरम वगैरह याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, लोग इसको ऐसे भी बताते रहते हैं, ठीक है ना, कि देखो भाई ये p प्लस रूट क्यू का फॉर्मेट में, इसीलिए i प्लस इस चीज को प्रूव करते वक्त आप याद करना कि i प्लस f डैश करने का जरूरत है, प्लस करने का जरूरत है, इसीलिए प्लस किया, ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत है। आप बेसिक पे स्टिक करो, आप बेसिक पे स्टिक करो कि आंसर इंटीजर चाहिए, आंसर इंटीजर लाने के लिए जो चीज करना है अकॉर्डिंगली वही चीज करेंगे, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये i प्लस f डैश हो गया। अच्छा,
आई प्लस एफ डैश जो होगा वो ट्वाइस ऑफ समथिंग आ जाएगा, मेरे को पता है, और वो चीज जो है वो इंटीजर हो जाएगा। अगर वो चीज इंटीजर हो जाएगा तो ये पूरा पूरा इंटीजर हो गया। अभी f प्लस एफ डैश का रेंज आप ऑलरेडी जानते हो, है ना, 2 मिनट का प्रॉब्लम भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, है ना, 30 सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस आ गया आपके अंदर, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इंटीजर होगा तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, और अगर ये इंटीजर होता है तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, f प्लस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा 1, और अगर ये f प्लस एफ डैश 1 हुआ, ये इंटीजर नहीं इवन इंटीजर आएगा। अगर ये f प्लस एफ डैश 1 हुआ तो i का वैल्यू हो जाएगा इवन माइनस 1, और इवन माइनस 1 इज ऑलवेज ऑड, देयरफॉर ऑड विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इतना ही आसान है, बिल्कुल एकदम सिंपल चीज। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते चलिए। यहाँ पे भी सेम लॉजिक बोला जा रहा है कि ऑड इवन आपको जज करना है, ठीक है। अच्छा, ऑड इवन अगर आपको जज करना है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि 5 को आप स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेकर के जाओगे तो अंडर रूट ऑफ 125 हो जाएगा। अभी अंडर रूट ऑफ 125 11 से बड़ा है, आप समझते हो, क्योंकि 11 का स्क्वायर रूट मतलब 11 रूट 121 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। तो मैं इसको पहले लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं रूट 125 माइनस 11 टू दी पावर 2n प्लस 1 लिख दूंगा, ठीक है, और उसको मैं क्या मान लूंगा एफ डैश। मैंने 11 माइनस अंडर रूट 125 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अंदर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव टू दी पावर 2n प्लस 1, चलो 2n प्लस 1 अगर n नेचुरल लिया हुआ है तो 2n प्लस 1 तो मैं बोल सकता हूँ ऑड होगा हमेशा, तो अगर ये ऑड होगा तो माइनस 1 टू दी पावर ऑड तो हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को प्लस लेकर के चलना है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट जहाँ पे ऑड का फॉर्मेट नहीं दिया है, जैसे पहले वाले में सिर्फ डायरेक्टली n दिया हुआ था, तो उस जगह पे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। क्लियर? तो अभी मैं ऐड करूंगा, ये सबट्रैक्ट करूंगा, सोच लो एक बार फटाफट, ऐड ये सबट्रैक्ट करूंगा। अभी देखो अगर आप ऐड करते हो, अभी तो ये पहले वाले जगह पे है ना, अभी अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास जो चीज बचेगा वो क्या बचेगा, सोच के देखो। अभी आप डायरेक्टली मत बता दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, क्योंकि पावर देखो, पावर अभी 2n प्लस 1 हो गया, अभी लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली बताने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, थोड़ा फिर भी अगर आप ऑब्जर्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो बचेगा जो कौन सा वाला पार्ट बचेगा, जो सफिक्स में 0 2 है ना, वही वाला पार्ट बचेगा, है ना, 0 2 फिर 4 वो वाला पार्ट बचेगा, और 1 3 5 ये सारे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर 0 2 वाला बच रहा है तो ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा, मैं लिख के देख लेता हूँ, 2n प्लस 1 c0 अंडर रूट 125 टू दी पावर 2n प्लस 1 आ गया। क्या इससे फायदा हुआ हमारे को, पावर में यहाँ पे 2n प्लस 1 आ गया ना, ठीक है। फिर अगले वाले पे अगर आप देखोगे, मतलब बाजू वाला तो 11 टू दी पावर 0 आ गया, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद जो टर्म आएगा वो यहाँ पे 0 के बाद 2 आएगा, तो ये अंडर रूट 125 दिस माइनस दैट 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, पावर में तो ऑड आना चालू हो गया। अगर ऑड आना चालू हो गया तो ये तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, एग्जामिनर ऐसा खेल सकता है, वो जानता है कि बच्चा लोग इस तरीके से करता रहता है, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑड लगा दिया। अगर यहाँ पे n होता तो आपका वही ट्रिक काम कर जाता, ऐड करने से डायरेक्टली हो जाता, बट एज यहाँ पे ऑड दे दिया और उसने जानबूझ के, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इवन इंटीजर चाहिए तो ट्वाइस हो जाएगा और वो इवन इंटीजर हो जाएगा, ये कंफर्म। और f माइनस एफ डैश का रेंज -1 से 1 होगा, तो अगर ये इंटीजर है ना, ये 0 हो जाएगा, तो i का वैल्यू ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, इवन इंटीजर आ जाएगा, है ना। और f और f डैश भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे i अगर इवन इंटीजर है तो आंसर हो जाएगा आपका इवन। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम को आगे। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में आपको कुछ नहीं बोला है दोस्त, x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x निकालने को बोला है। मैं इसी प्रॉब्लम में निकाल के दे देता हूँ ना, x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अगला वाला आप खुद से कर लीजिएगा, क्या यहाँ पे टफनेस है बोलिए। तो x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपको निकालने को बोला है, मतलब x इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ f मतलब i प्लस f इंटू f डैश निकालने को बोला है, ओके सॉरी i प्लस f इंटू f निकालने को बोला है। तो ऐसा आप जानते हो कि यहाँ पे f और f डैश इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना कि x तो है आपका बॉक्स प्लस फ्रैक्शन और f है आपका फ्रैक्शन, तो ये f को मैं f डैश से इक्वेट कर पाऊंगा। तो i प्लस f कौन है, ये i प्लस f, और i प्लस ये है, और f डैश कौन है, ये है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कर दीजिए इन दोनों को,
तो ये कितना आ जाएगा 125 माइनस 121 4 आ जाएगा। तो 4 टू द पावर 2n प्लस 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके लिए आप निकाल दीजिए खुद से, बात समझ में आता है, क्लियर है, कोई चीज निकाल दो और कुछ नहीं है ना। तो साइन वगैरह भी पूछ सकता है अकॉर्डिंगली कि साइन क्या होगा। अभी आप जानते हो कि n अगर नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो तरह तरह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो, या फिर ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एक तरफ से आप परेशान हो जाओगे, बोल देगा कि इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा। अभी ऑब्वियस है, बच्चा पता नहीं क्यों पकड़ नहीं पाता है कि अगर इस चीज का आंसर ये आ रहा है और n नेचुरल नंबर पता है तो लीस्ट वैल्यू क्या होगा। जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर लीस्ट कौन होता है, 1 होता है सबसे छोटा, तो अगर 1 पुट करेंगे तभी तो लीस्ट आएगा ना। उसके बाद अगर मैं कंटिन्यूअसली n को बढ़ाता जाऊं तो ये वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर 1 पुट करोगे तो आंसर 64 आएगा, तो 64 ही इसका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा, समझ लो ना। तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न बना सकता है। बेसिक जो है ना वो स्टिक रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं बेसिक पे फोकस करो, बेसिक स्टिक रहेगा, उसके ऊपर पैटर्न घूमता जाएगा। अभी मैं कितना पैटर्न बनाऊं आपके लिए, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए बेसिक को सीखो, है ना, और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेसिक्स को याद रखो और ज्यादा कहीं पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कि ये प्रॉब्लम आएगा, ये ऐसे करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगा, ऐसे करेंगे, इसके वजह आप बेसिक पे स्टिक करो और अपना आप सारे कहानी जो है सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में वही चीज आपको पैटर्न बोला जा रहा है ना। x, अभी देखो यहां से मैं इतना जानता हूं कि आप ये सारे कहानी आप ये भी आप खुद से कर सकते हो। अभी i प्लस एफ और एफ डैश निकालने के बाद आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि बोला सर यहाँ पे क्या करना है ना। अगर मैं इसको x, ये क्या है मेरा, ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट, दैट इज i प्लस एफ, ये आ जाएगा तेरा रूट 4 को अगर अंदर घुसाएगा तो 48 होल टू दी पावर n। एफ डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 माइनस रूट 48, क्योंकि 7 रूट 48 से बड़ा है, सच दैट एफ आपका 0 से 1 रहा और ये एफ डैश 0 से 1, एफ ये है और ये आपका i है। अब क्लियरली आपको देख रहा है पावर में n है, अगर पावर n है तो डायरेक्टली आपका वही थ्योरम काम आ जाएगा, या फिर थ्योरम का बात आप बाहर में गया थ्योरम, आप खुद से सोचो, आप खुद से सोचो। इसको i और f ही लिख देते, अगर प्लस लिखते तो काम होगा कुछ, प्लस लिखते तो बिल्कुल काम हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके पावर में इवन चाहिए, उसके पावर में इवन तभी आएगा जब प्लस करेंगे, ऑड वाले कैंसिल हो जाएगा, तो ये इवन इंटीजर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको भी इंटीजर होना है तो f प्लस एफ डैश को एक ही ऑप्शन है 1 होना पड़ेगा। तो f प्लस एफ डैश यहाँ से क्या निकल करके आ गया, 1 निकल करके आ गया। अभी हमें जो चीज निकालने को बोला गया नंबर 1 में, उस पर फोकस कीजिए, वो है x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, x क्या है मेरा, i प्लस f है, और 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट मतलब 1 माइनस f, तो i प्लस f इंटू 1 माइनस f कितना, f डैश हो जाएगा। यहाँ से पता चलेगा ना 1 माइनस f डैश, वही तो थ्योरम नंबर 2 है, ठीक है। 1 माइनस f डैश है, तो i प्लस f इंटू f डैश अगर मैं निकालता हूँ तो इन दोनों को प्रोडक्ट करो, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर, इजी चीज है, एकदम इजी। अगले वाले पे आपको थोड़ा सा वही चीज घुमाने का कोशिश किया और खास कुछ नहीं है, आप उसको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करो। तो x प्लस बॉक्स x क्या है, आप जानते हो फ्रैक्शन पार्ट है, तो इसको आप x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख सकते हो, बॉक्स x को। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर कैंसिल, और ये आ जाएगा x इंटू बस x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली आप 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर, सिंपल सा चीज है यार, ये सब एकदम आसान चीज है, ठीक है। अगला वाला पार्ट है x माइनस 1 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसका ऑड इवन निकालने बोला है, x माइनस 1 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसका अगर ऑड इवन हमें जज करने बोला गया है तो x माइनस 1 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसको अपन कैसे सोच सकते हैं, ये भी सवाल है, इसको अपन कैसे सोच सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं बात करूं x, अच्छा x माइनस 1, ठीक है ना, दैट इज x क्या हो जाएगा, i प्लस एफ माइनस 1 इंटू एफ।
ठीक बात है, क्लियर है। अभी हमारे पास जो यहाँ पे जो चीजें बच करके आएगा वो हमारे पास क्या है, आई प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ तो है ही, वन के इक्वल है, बात समझ में आया ना। तो ये हो जाएगा आपका आई एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ। क्या यहाँ से वो चीज निकलेगा, आई माइनस आई एफ प्लस एफ माइनस एफ स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा ना वो चीज, आई एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ का वैल्यू आ जाएगा आई माइनस 1, तो दिस विल बी आई माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आई माइनस 1, सही बात है। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस प्रॉब्लम में आई माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। आई आपके पास क्या आ गया, ये 1 आ गया, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा इवन माइनस 1 दैट इज ऑड, ठीक है। आई अगर ऑड है तो ऑड माइनस 1 जो होगा वो कितना आ जाएगा, इवन हो जाएगा, खत्म। समझ में आया ना, इसी तरीके से करते हैं, सिंपल एकदम, ठीक है। और फोर्थ वाला आप खुद से कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। सेम वही चीज घुमा फिरा के कुछ ना कुछ दे दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं जो आपको पहले बताने वाला था ना बात, वो ये था कि देखो यहाँ पे हर जगह पे हम जो चीज स्टिक कर रहे हैं, तो एक तो समेशन और डिफरेंस करना है, कौन सा चीज कब करना है उस चीज पे फोकस करना है आपको अच्छे से। और दूसरी बात जो एक और चीज आपको समझना है दोस्त, वो ये है कि एवरेज का वैल्यू जो है वो हम 0 से 1 तक बना रहे हैं। अब अगर हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया जहां पे एवरेज जो है वो 0 से 1 तक नहीं बन रहा है, मान लीजिए इस तरीके से 7 माइनस रूट 24 होल पावर n, ठीक है, 7 माइनस रूट 24 होल। अभी अगर मैं मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम था 7 प्लस रूट 24, तो मैंने एवरेज को 7 माइनस रूट 24 कंसीडर किया, तो उस वक्त एवरेज 0 से 3 तक हो जाएगा दोस्त, एवरेज 0 से 3 तक हो जाएगा। तो मैं f प्लस एवरेज या f माइनस एवरेज जो भी करूंगा, मेरे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ जाएगा रेंज के लिए, ठीक है, समझ में आया ना। तो उस केस में आपको अकॉर्डिंगली करना मुश्किल हो जाएगा, समझ में आया ना, क्योंकि f प्लस एवरेज का मल्टीपल पॉसिबिलिटी निकल जाएगा, इवन भी हो जाएगा, ऑड भी हो जाएगा, बहुत सारे आंसर पॉसिबल आ जाएगा। क्योंकि देखो f प्लस एवरेज अगर इन 1 के साथ 2 भी हो जाता, सिर्फ 2 वैल्यू भी अगर आ जाता, तो आप बता ही नहीं पाते कि i का वैल्यू इवन आएगा या ऑड आएगा, वो केस डिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए इस पैटर्न के प्रॉब्लम अपन नहीं कर पाएंगे, है ना। तब आपको ये कंक्लूड करना होगा कि भाई इस जगह पे अगर मैं इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट का आइडिया लगाना चाहता हूँ, इंटीजर पार्ट ऑड होगा या इवन होगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑड इवन का तो बात ही नहीं आता है, वो तो 0 से 1 के अंदर है, और 0 से 1 के अंदर कोई ऑड इवन है ही नहीं। तो अगर इंटीजर पार्ट का ऑड इवन का बात करना चाहते हो, ये सब प्रॉब्लम है, या फिर आप और डिफिकल्ट अगर करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो ना, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 5 होल पावर n, दोनों को इरेशनल बना दिया। मतलब इरेशनलिटी में तो कमी थोड़ी ना है, कोई भी कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को अभी आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इरेशनल नंबर्स का इरेशनल के पावर में अगर इरेशनल बाइनोमियल टर्म डाल के अगर मैं दे दिया तो आप कुछ भी उठा करके दे दोगे तो किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं होगा। तब n को फिक्स होना पड़ेगा या फिर ऐसे कुछ अकॉर्डिंगली हमें सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के अपन कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है वो उसी पैटर्न में बन करके आएगा, ताकि आपके पास जितना बेसिक टूल्स है उसके थ्रू आप सोच के निकाल पाओ, उसका हल निकाल पाओ, ठीक है। अभी यहाँ पे शायद मैं नहीं भी कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम को, मैं अगर इसका इंटीग्रल पार्ट के बारे में जज करने बोलूं तो जब तक n फिक्स नहीं करोगे तब तक मैं शायद नहीं बोल पाऊँ, ठीक है ना। तो इस तरीके आपको सोचना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो वही चीज आपको एक्स्ट्रा एज में रखेगा हमेशा, क्लियर, बात समझ में आ रहा है। तो बस एक पैटर्न है जहां से हम कुछ तरीके का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड द इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 3 प्लस रूट 5 होल टू द पावर 5। अभी यहाँ पे बड़ा मसला है, यहाँ पे आप एक बार सोचिए, तो ये आपका दिमाग से निकलना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे हो ना, तो ये आपके दिमाग से निकलना चाहिए, बोला सर यहाँ पे करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे चीजों का हल निकालेंगे, ये चीज आपको क्लिक होना चाहिए। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, मतलब टॉपिक आपका क्लिक में है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत है, आपको और मजबूत करने का चीज जरूरत है ना। तो 3 प्लस रूट 5 होल पावर 5, अच्छा आप बोलोगे ऐसा कुछ भी मत करो ना, 3 और रूट 5 का डिफरेंस तो 1 से छोटा ही, टेंशन क्यों कर रहे हो, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बोला हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ पे 3 माइनस रूट 5 तो एवरेज अगर कंसीडर करूंगा तो एवरेज तो 1 से छोटा है, i प्लस एफ मान, ठीक, i प्लस एफ मान लिया। तो अगर मेरे को बोला गया है कि जस्ट इससे बड़ा वाला जो इंटीजर है वो निकालने को, मैं एवरेज किसको मानूंगा, 3 माइनस रूट 5 होल टू द पावर 5 को मानूंगा। तो अगर मेरे को बोला गया है दोस्त कि इससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर को निकालने के लिए, है ना, i प्लस एफ जो है वही तो आपका x है ना, x से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर निकालना,
मान लो आई आ गया यहाँ पे 4 और एफ आ गया मान लो आपका यहाँ पे 0.6, तो 4.6 है मान लो इसका वैल्यू, ठीक है 4.6। तो 4.6 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर मतलब आपको क्या निकालना है, 5 का आंसर निकालना है, जो 5 आएगा वही आंसर निकालना है। अच्छा, तो अगर 5 निकालना है तो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे ना दोस्त, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कि सर कहानी में इतना देर तक जो भी प्रॉब्लम कराया आप उसमें i प्लस एफ डैश करने के बाद एक इंटीजर आ रहा था, एक इंटीजर आ रहा था, ये चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है, कि आपको यहाँ पे एक इंटीजर मिल रहा था, तो कर दीजिए ना i प्लस एफ डैश। तो यहाँ पे जो 4.6 अगर आ गया तो 0.4 का जो कमी है वो 0.4 का कमी ये एफ डैश पूरा कर देगा और आपको अगला वाला इंटीजर दे देगा, क्योंकि आप i प्लस एफ डैश अगर करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा ना दोस्त, सर में आ रहा, क्लियर है, इंटीजर ही मिलेगा। अगर वो इंटीजर सेटअप में है तो, अगर वो आ रहा होगा तो सर में क्लियर है, और अगर वो अकॉर्डिंगली सेटअप में नहीं आ रहा है तब बोला अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसे दे देता है, जैसे मान लीजिए √5 माइनस 3, √5 प्लस 3 ही मान लीजिए, या फिर ऐसे ही मान लीजिए कि 3 से थोड़ा सा बड़ा लीजिए, √10 मान लेते, √10 प्लस 3 होल पावर 5, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर जब निकालने आप चले जाओगे, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो अकॉर्डिंगली कि जब मैं i प्लस मतलब ऐसा कोई भी अगर चीज आपको दिया जाता है जैसे नंबर 2 वाला है ना, तो या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जहां पे i प्लस एफ डैश करके इंटीजर नहीं आता है ना, i प्लस एफ डैश करके कहानी में इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है, i प्लस एफ डैश करके कहानी में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आपको क्या मिलेगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश करके कहानी में क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और i प्लस एफ माइनस एफ डैश में f बराबर एफ डैश होता है, तो 4.6 से 0.6 तब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो तब आपको अकॉर्डिंगली अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाता है तो तब आपको जस्ट इसका बड़ा इंटीजर निकालने नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली आपको क्या बोलेगा, तब उससे छोटा कौन इंटीजर होगा वो निकाल, दैट इज 4 का आंसर निकाल। और अगर बड़ा बोल दिया तो भी आप निकाल पाओगे ना, क्या स्ट्रगल क्या है यहाँ पे, आप सोचो ना कि अगर यहाँ से i प्लस एफ डैश इंटीजर आ गया तो आपने बोल दिए कि भाई इसका जस्ट बड़ा वाला इंटीजर आपको मालूम पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर i प्लस एफ माइनस एफ डैश आपने निकाले, ठीक है, और i आपके पास आ गया मान लीजिए, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू अगर आ गया तो जो x आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में उस x से जस्ट छोटा वाला इंटीजर आपको पता चलेगा, तो अगर जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर पता चल जाता है तो क्या उससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर पता नहीं कर पाएंगे, +1 कर देंगे तो आ जाएगा। अगर इससे जस्ट छोटा वाला 4 पता चल जाता है, 4 + 1 कर देंगे तो 5 ही तो होगा ना उससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर, तो दोनों ही तो अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। चाहे आप इस परेशानी में, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना बच्चे इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं पढ़ाने के बाद, ये क्वेश्चन देने के बाद कि सर अच्छा ठीक है ये तो आपने करा दिया i प्लस एफ डैश, ठीक है, अभी अगर i प्लस एफ डैश अगर इंटीजर नहीं आया तो क्या करेंगे सर, अरे भाई अगर इंटीजर नहीं आया तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश आ जाएगा, और i प्लस एफ माइनस एफ डैश अगर आ जाएगा तो छोटा वाला पता चल जाएगा, छोटा वाला पता चल जाएगा +1 कर देंगे तो बड़ा वाला आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस में अगर बड़ा वाला इंटीजर आ जाता है तो उससे -1 कर देंगे तो छोटा वाला इंटीजर आ जाएगा ना दोस्तों, बस वही चीज करना है आपको अकॉर्डिंगली, समझ आ रहा है, क्लियर। तो आप आराम से इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। आप यहाँ पे i प्लस एफ डैश कैलकुलेट करके निकाल दीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है, जो आता है वही हो जाएगा, जस्ट इससे बड़ा वाला इंटीजर, उससे छोटा वाला इंटीजर जो होगा वो जो आंसर आएगा उससे सब्ट्रैक्ट 1 कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। अभी अगले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बोला था, इंटीजर जस्ट अबव दिस, है ना, इससे जस्ट बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो डिविजिबल बाय 2 पावर n+1 है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले मैं इसी चीज को थोड़ा सा, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो बिल्कुल आपको सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि सिंप्लीफिकेशन होगा तो मैं जरूर करूंगा, अगर आप सिंप्लीफिकेशन बिना किए करना चाहते हो तो करो, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा आपको, a प्लस b होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 + 2 √3, और 2 √3 को मैं 2 √3 नहीं लिखूंगा, 2 को रूट के अंदर घुसा दूंगा, तो 2 अगर रूट के अंदर घुसेगा तो 4 × 3 कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे i प्लस एफ, ऑब्वियसली 4 √12 से ज्यादा है तो 4 - √12 होल पावर n को ही अपन i माइनस एफ क्या बोल रहा हूँ, एफ डैश मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। अगर ये एफ डैश हो गया दोस्त, अगर ये एफ डैश हो गया तो अभी अपन क्या करेंगे,
आई प्लस एफ डैश अगर करेंगे तभी तो यहाँ पे इवन इंटीजर आएगा। देखिए पता चल रहा है क्योंकि इसके पावर इवन चाहिए होगा, इवन तभी मिलेगा जब ऐड करेंगे। और अगर √12 मान लो यहाँ पे √17 होता तो √17 -4 लिखते हैं यहाँ पे, तो उस वक्त हमें आई प्लस एफ माइनस एफ डैश करना होता, तो माइनस एफ डैश करके इंटीजर अगर आ जाता, अभी तो ऐड करके जो भी इंटीजर आएगा अकॉर्डिंगली, इंटीजर तो नहीं आएगा, एन का वैल्यू तो पता नहीं, बट आप कंक्लूड तो कर पाओगे आंसर इंटीजर आया, ठीक है। बट एज 2 to the power n plus 1 कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ और पूछा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बट अगर बोला जाता कि जस्ट उसका n आपको फिक्स करके दिया जाता, अगर जस्ट उससे बड़ा इंटीजर आपको निकालना है तो n फिक्स करके देना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो आप ऑड या इवन के बारे में बोल पाओगे, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो n पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली एकदम 1 करोड़ देने से तो काम नहीं चलेगा, 2 3 4 5 6 तक देना पड़ेगा, जहां तक अपन कैलकुलेशन कर पाए। जैसे इस क्वेश्चन में 5 तक दिया है ना, एकदम 500 या फिर 50 लगा दोगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे 50 भी लगाओगे ऐड होने के बाद 25 टर्म आएगा, 25 टर्म ऐड करना की आसान बात है 3 मिनट के अंदर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेंटर आपका नॉलेज टेस्ट करेगा, आपका कैलकुलेटिव स्किल थोड़ी ना टेस्ट करना है उसको, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वही चीज है, तो आप समझ गए होंगे कि अकॉर्डिंगली आई प्लस एफ डैश करेंगे या फिर आई प्लस एफ माइनस एफ डैश करेंगे। अगर आई प्लस एफ डैश से इंटीजर आ रहा है तो वो करेंगे, अगर आई प्लस एफ माइनस एफ डैश से इंटीजर आ रहा है तो वो करेंगे, और अगर आई प्लस एफ डैश से नहीं आता है तो आई प्लस एफ माइनस एफ डैश करेंगे। और आई प्लस एफ माइनस एफ डैश करने के बाद आपको जो इंटीजर मिलेगा, अगर एन फिक्स करके दिया हुआ है तो जो इंटीजर मिलेगा वो क्या होगा, वो जस्ट उस वैल्यू से छोटा इंटीजर होगा, और अगर छोटा इंटीजर है तो उससे जस्ट बड़ा वाला इंटीजर क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, हो जाएगा काम। समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्तों। तो वही चीज आप एग्जैक्टली समझ करके रखिएगा, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट गया हमारा एक, ठीक है। जेई पहले बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले क्वेश्चन पूछ रखा है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो और अभी भी आता रहता है लगभग दूसरे फॉर्मेट में चेंज होकर के, मेंस वगैरह पूछता रहता है। एडवांस कुछ काफी दिनों से इस पैटर्न में नहीं पूछा सवाल, बट मेंस तो पूछता रहता है ना। तो चलिए इसको अच्छे से कीजिएगा प्रॉपर्ली, है ना, समझने का जरूरत है इसके ऊपर, ठीक है। चलो, और एक बार अगर समझ गए ना, बेसिक्स को अगर पकड़ लिया आपने तो आराम से पूरा टॉपिक ग्रिप में आ जाएगा, उसमें कोई दर्द होने वाली बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कंप्लीट कर लीजिएगा सारे सॉल्यूशन अच्छे से, है ना। और हम चलते हैं अभी हमारा अगला एप्लीकेशन देखते हैं कि डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है उनको हम कैसे डील करने वाले विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पार्ट, है ना, दैट इज डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स जितने भी है उन सबको हम कैसे डील करने वाले, कैसे सोचने वाले, उस चीज़ को एक बार समझते और देखते चलिए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स लिखा गया है ना, उनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर पता नहीं भी होता है फिर भी मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू वो डेवलप कर दूंगा ऐसे ही, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं बोला। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर n इवन होता है, देखो अगर n इवन होता है ना, तो x पावर n माइनस वाई पावर n जो एक्सप्रेशन होता है वो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से डिविजिबल होता है। मतलब x पावर n माइनस वाई पावर n को अगर आप वो करते हो, दैट इज एक्सपांड करते हो अगर, ठीक है, तो उस जगह पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों फैक्टर मिलता है। वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 अगर करोगे तो उस जगह पे x प्लस वाई भी मिलेगा, x माइनस वाई भी मिलेगा, ठीक है। तो वो दोनों डिविजिबल होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर n इवन है तो x पावर n माइनस वाई पावर n दोनों का फैक्टर x प्लस वाई और x माइनस वाई आता है। बट अगर n ऑड होता है तो सिर्फ x माइनस वाई आएगा, x प्लस वाई नहीं आएगा। जैसे कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x टू दी पावर 5 माइनस वाई टू दी पावर 5, ये सारे जगह पे सिर्फ x माइनस वाई फैक्टर मिलता है, x प्लस वाई नहीं मिलता है। अच्छा, अभी आगे करते x पावर n प्लस वाई पावर n आ गया, ठीक है। तो x पावर n प्लस वाई पावर n में वापस आपको क्या मिलेगा कि अगर n ऑड है तो वो x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर x प्लस वाई मिलता है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई अगर उसका फैक्टर मिल रहा है तो कन्फर्म है भाई कि n अगर ऑड है तो x प्लस वाई फैक्टर मिलेगा, और अगर n इवन है तो कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं, ना x प्लस वाई मिलेगा ना x माइनस वाई मिलेगा। क्लियर है, इसीलिए वो चीज जो लिखा नहीं गया। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे रिजल्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम की मदद से प्रूव कर सकते हो बड़ा आसानी से, ठीक है ना। इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, देखो बता ही देते चलो। एक x पावर n माइनस वाई पावर n को अगर कोई भी पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसका फैक्टर दिखाने का कोशिश करूँ x प्लस वाई, तो डेफिनेटली x का वैल्यू अगर माइनस वाई रखेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा, अभी अगर n इवन है, पहला केस में तो n इवन है, अगर n इवन है तो ये y पावर n माइनस वाई पावर n ही आएगा जो 0 आ गया,
तो अगर x का वैल्यू -y पुट करने के बाद ये 0 आ गया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, तो डेफिनेटली x इक्वल टू -y विल बी द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और अगर x बराबर -y जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है तो x प्लस वाई मस्ट बी फैक्टर होगा। इस चीज को इधर सब्ट्रैक्ट करके ले आ जाओ तो ये फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इसी लॉजिक के साथ आप बाकी सारी चीज ऑलरेडी प्रूफ कर सकते हो, आप जानते भी होंगे ये चीज। उसके बाद जो हमारे पास चीजें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं है आपका कि कैसे हम ये शो करेंगे कि एक एक्सप्रेशन जो है वो किसी इंटीजर से डिविजिबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेप्स लिखा गया है ना, कि आपको +1 -1 करना है अगर a पावर p -1 का जो पावर्स है उसका k एक फैक्टर है ना। अगर मान लो आपका एक्सप्रेशन को k से डिविजिबल प्रूफ करने के लिए बोला गया है, तो पहले तो अगर इस टाइप में है तो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, फिर आपके पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो a टू द पावर p को लेकर के है। तो अभी a टू द पावर p को बाइनोमियल एक्सपांड करने के लिए +1 -1 +2 -2 +3 -3 कुछ भी कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कौन सा चीज करेंगे, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि मान लो मैंने a प्लस के और माइनस के कर दिया, तो k का वैल्यू यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सेट होगा अगर a पावर p माइनस के, क्योंकि इसको बाइनोमियली अगर एक्सपांड करेंगे होल टू द पावर n को, a टू द पावर p होल टू द पावर n, तो इसका पावर n को अगर बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे तो a पावर p माइनस k का हाईएस्ट पावर मिलेगा ना, पावर 2 3 4 5 ऐसे मिलता जाएगा। तो अगर वो सारे के सारे k का फैक्टर है, मतलब k का मल्टीपल है, दैट इज अगर a पावर p माइनस k का हाईएस्ट पावर्स का फैक्टर k है, तभी मैं उस k से उसको ब्रेक करूंगा। मान लो अगर a पावर p माइनस 2 का हाईएस्ट पावर का फैक्टर k आ गया तो वैसे ब्रेक करेंगे। अगर a पावर p माइनस 3 का हाईएस्ट पावर्स का फैक्टर k आया तो 3 पे ब्रेक करेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंगली चलता जाएगा, ये प्रॉब्लम के साथ साथ आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन प्रॉब्लम पे ध्यान देते दोस्त, ठीक है, प्रॉब्लम पे ध्यान देते। ऐसे इस पैटर्न में जो एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय समथिंग इंटीजर होता है, ये वाला पैटर्न जरूर आपका एनसीईआरटी पैटर्न में भी दिया हुआ है ना, और उधर भी आपको प्रूफ करने को कहा जाता है, ठीक बात है, क्लियर है। चलिए तो हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम लिए, यहाँ पे 6-7 प्रॉब्लम लिए, उनको एक बार सॉल्व करते। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे को पूरा आइडिया लग जाएगा कि बोला सर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो अपन करेंगे तो करेंगे कैसे, क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए दोस्त, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1992 टू दी पावर 1998, सही बात है, माइनस 1995 पावर 1998, अच्छा, फिर माइनस 1938 पावर 98 है ना, पावर सारी जगह पे 1998 ही दिया हुआ है, और 1901 पावर 1998, ठीक है। इस तरीके से कहानी चल रही है। अच्छा, अभी जैसे ही यहाँ पे पावर सारी जगह पे सेम है, ठीक है, तो इस पूरा एक्सप्रेशन को देख करके क्या आपको इस चीज का याद नहीं आता है कि सर ये तो x पावर n माइनस a पावर n इस तरीके का कोई फॉर्मेट, या फिर x पावर n प्लस y पावर n इसका फॉर्मेट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो वाला फॉर्मेट एक बार सोचेंगे तो शायद सर हो सकता है ऐसा आपको आइडिया नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है और लगना भी चाहिए आपको। तो अभी अपन क्या सोचेंगे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जो क्लबिंग वाला पैटर्न है वो क्लबिंग में ध्यान से सोचना पड़ेगा। अभी आप क्लब जब करने जाओगे तो इसके साथ इसको भी क्लब कर सकते हो, तो x पावर n माइनस y पावर n बनेगा। इसके साथ भी इसको क्लब कर सकते हो तो भी पैटर्न बनेगा, और इसके साथ भी इसको क्लब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है n जो है, पावर जो है वो सारी जगह पे 1998 है, दैट इज पावर जो है वो आपका ऑड है। अगर आपका पावर ऑड है तो इसके साथ इसको क्लब करके कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n का कोई फैक्टर तो आता ही नहीं है जब n का वैल्यू इवन होता है। देखो 3 के बाद 4th पॉइंट तो आया ही नहीं। x टू दी पावर n प्लस y टू दी पावर n का फैक्टर x प्लस y तभी होता है जब n ऑड होता है। अगर n इवन है तो कुछ फायदा होगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच रहा है, उन दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। अच्छा, एक ऑप्शन में हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते है ना, इन दोनों को क्लब कर लेते एक साथ, ठीक है। फिर यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और ये हो जाएगा 1938 पावर 1998 माइनस 1901 के पावर में 1998, ये आपका एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का अगर अपन बात करें तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1992 पावर 1998 माइनस 1938 के पावर 1998, सही बात है। माइनस उधर से अगर मैं बात करूं तो 1995 पावर 1998 माइनस 1901 के पावर 1998, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, तो अभी अगर मैं यहां से ध्यान से कुछ सोचने का प्रयास करूं तो आपको क्या दिखेगा कि भाई इन दोनों को अगर मैं मर्ज कराना चाहता हूं,
तो इन दोनों को मर्ज करा के मेरे को क्या मिलेगा कि अगर x पावर n माइनस वाई पावर n का बात करूँ तो x पावर n माइनस वाई पावर n अगर n इवन है, यहाँ पे तो n इवन दिख रहा है, ठीक है, तो ये तो x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा और x माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा। तो अगर ये x प्लस वाई से डिविजिबल बोलना तो बेकार है, क्योंकि हमें तो छोटा चीज़ चाहिए ना उससे, तो बड़ा चीज़ ला करके तो कोई फ़ायदा नहीं। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस इज डिविजिबल बाई 1992 माइनस 1995। 1995 है क्या? 55 है, गड़बड़ लिख दिया, ठीक है ना, 1955 है, 1955 है, क्लियर है। चलिए दैट इज कितने से डिविजिबल हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका 37 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस ब्रैकेट का बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये डिविजिबल बाई 1998 माइनस 1901, दैट इज कितना 37। तो ये भी 37 से डिविजिबल, ये भी 37 से डिविजिबल, तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, डिविजिबल बाई 37 आ गया, है ना। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं इस पूरा एक्सप्रेशन को, तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं ना कि 37 जो है वो x को डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता चलेगा, डिविजिबल बाई 1992 माइनस 1938, प्लस में सोच नहीं रहा और माइनस पे ही सोचो, ठीक है, क्योंकि आपको छोटा चाहिए ना। तो 1992 माइनस 1938 का मतलब क्या है दोस्त, 52 और 2 54, ठीक है ना, 52 और इधर से हो गया आपका 54 हो जाएगा। और सिमिलरली ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है डिविजिबल बाई 54 होगा। तो अगर ये डिविजिबल बाई 4 है तो यहाँ पे क्या पता चल गया कि भाई 54 जो है वो इस अब की बार x को डिवाइड कर रहा होगा। अच्छा, तो 37 भी अगर x को डिवाइड करता है और 54 भी अगर x को डिवाइड करता है, और अगर दोनों का HCF 1 है, अगर दोनों का HCF 1 है, तो मैं ये भी बोल पाऊंगा, मैं ये क्यों बोल पाऊंगा, क्योंकि दोनों का HCF 1 है। नंबर थ्योरी में ये थ्योरम अगर आप पढ़े होंगे कि अगर HCF दोनों का 1 होता है देन अपन ये कमेंट कर पाओगे कि 37 इंटू 54 जो होगा वो भी x को डिवाइड करेगा। और 37 इंटू 54 आप करके देख लो कितना आता है आपके पास, ठीक बात है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ख़राब है यार, तो मेरे को थोड़ा मैनुअली करना पड़ता है, अपन डायरेक्टली नहीं कर पाते, ठीक है बोला। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो ज़रूर आप फ़ायदे में यहाँ पे रखे रहेंगे। दैट इज़ 1998 जो है वो किसको डिवाइड कर गया, x को डिवाइड कर गया। क्यों HCF 1 होता है, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर 12 और 18, मान लो 12 किसी x को डिवाइड कर रहा है, 18 भी किसी x को डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं उस जगह पे 12 इंटू 18 बोल दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा शायद, समझो मेरी बात। या फिर मान लो अगर मैं बोल देता हूँ कोई नंबर, जैसे मान लो क्या बोलूँ आपको अभी, जैसे मान लो 18, ठीक है, 2 डिवाइड्स 18 एंड 6 ऑल्सो डिवाइड्स 18, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू 6 12 कर दूँ तो 12 क्या 18 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 नहीं है। अगर आप को प्राइम इंटीजर्स लेते हो देन उनको प्रोडक्ट करके डिविजिबल x करते हो तब बिल्कुल वो ट्रू रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये HCF 1 होना ज़रूरी है। अगर वो HCF 1 नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो लोग नंबर थ्योरी को पढ़े हो थोड़ा बहुत, उनको ये आइडिया रहेगा। अदरवाइज अगर नहीं है तो अभी आप सीख लीजिए, खत्म बात, क्लियर है। तो वही आपका 1998 ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए है, वही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सही बात, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से हम सोचेंगे प्रॉब्लम को, है ना। डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम्स को इस तरीके से डील करने वाले, आप प्रॉपरली उसको एक बार नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका पूरा, है ना। चलिए हम अगले प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। अगले प्रॉब्लम्स में आपको दिख रहा है 2222 पावर 5555 प्लस 5555 पावर 2222 दिख रहा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं बोला, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे खास। 2222 पावर 5555 समझ में आया, प्लस 5555 पावर 2222। ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन किस तरीके से बोला, इज डिविजिबल बाई 2222। अरे भाई 222 से ये कैसे डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2222 तो एक इवन नंबर है। 222 से ये चीज तो डिविजिबल हो जाएगा, बट क्या ये डिविजिबल हो पाएगा, नहीं। ये तो प्रोडक्ट ऑफ ऑड है ना, प्रोडक्ट ऑफ ऑड तो ये ऑड ही आता जाएगा भाई, समझो ना, ये कभी इवन तो नहीं आएगा, ये तो ऑड ही आता जाएगा ना। अगर ये ऑड ही आएगा तो इस चीज को तो 2222 कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा, और अगर इस चीज को डिवाइड नहीं कर पाया तो कंप्लीट चीज को डिवाइड कर पाएगा क्या, कभी नहीं कर पाएगा। तो 2222 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सिमिलरली 5555 इस जगह पे आके फेल हो जाएगा, यहाँ पे तो डिविजिबल हो जाएगा बट इस जगह पे फेल हो जाएगा, तो 5555 भी नहीं हो सकता।
तो बचता है हमारे पास एक ही ऑप्शन 7, तो हम 7 को लेके ही कुछ ना कुछ सोचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम सोच सकते हैं 7 को लेकर के। सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो अगर 7 को हम सोचने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं 7 के टर्म्स में कन्वर्ट करने का ज्यादा कोशिश करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो एक बार करके देखिए, तो आप डिवीजन 7 से इस चीज को एक बार डिवाइड कीजिए, देखिए एक जरा कितना आता है ना। यहाँ पे 12 बच रहा है और यहाँ पे 52 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 7 49 3। मतलब इसको मैं 7 इंटू समथिंग K1 प्लस 3 बोल सकता हूँ, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते 5 5 5 5 7 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे बचेगा 49 65 63 25 21 4 बचेगा। दैट इज इसको मैं 7K2 प्लस 4 बोल सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे प्लस 4 आया, यहाँ पे प्लस 3 आया, तो ये चीज थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं इस 4 और 3 को सेम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। चाहे साइन अलग अलग आ जाए कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट मैं इंटीजर सेम वैल्यू पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर सेम वैल्यू पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसी 3 को आप कैसे लिख दो, इसी 3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7 माइनस 4, 7 और माइनस 4 का समीशन। तो ये 7 जब 7 K1 के साथ जाएगा तो 7 कॉमन जाएगा, K1 प्लस 1 विल बी अनदर इंटीजर K3 और साथ में माइनस 4 आ गया। समझ रहे हो ना, इस तरीके से अपन कहानी को कंप्लीट कर सकते हैं। और इधर भी अभी आप देखो कि 7K2 प्लस 4 के होल पावर 2222 आ गया। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। अच्छा दोस्त, तो अभी अगर आप इस चीज को गौर से ऑब्जर्व करो तो आपके पास कहीं ना कहीं कोई बाइनोमियल का फॉर्मेट दिख रहा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा। बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कंफर्म है कि दिखेगा ही दिखेगा, समझ आ रहा है। अच्छा, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से सोचिएगा जरा, मैं कैसे लिख सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, इस चीज को अगर लिखने के बारे में सोचे, अगर यहाँ पे ऑड इवन ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा, तो आखिरी वाला टर्म तो माइनस में ही आएगा ना। ठीक है। अच्छा, और उसमें आखिरी वाले टर्म में ही तो 7K3 के पावर 0 हो जाएगा और 4 के पावर कंप्लीट 555 आ जाएगा। अगर इसको बाइनोमियली एक्सपांड करोगे तो समझ जाओगे आप, 5555C0 7K3 पावर 55555 इंटू 4 टू द पावर 0, ऐसे करते करते 7K3 का पावर डिक्रीज करता जाएगा आगे आगे और 4 का पावर इंक्रीज करता जाएगा। तो एकदम लास्ट वाले टर्म में क्या आएगा, 7K3 का पावर 0 हो जाएगा और 4 के पावर आ जाएगा। बट लास्ट से पहले तक जितने भी टर्म आएगा उसमें 7 तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, और अगर उसमें 7 प्रेजेंट रहेगा तो उसको मैं 7K4 तो जरूर बोल सकता हूँ। उन सब से 7 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में तो एक इंटीजर आएगा ना दोस्त, इंटीजर आएगा तो उसको नया नाम दे दिया K4, और उसके साथ बाजू में आ गया -4 पावर 5555। इस चीज को ऑब्जर्वेशन को सीखो, ये बहुत काम का ऑब्जर्वेशन है, ये हेल्प करेगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी आखिरी सेकंड लास्ट से पहले तक, सेकंड लास्ट तक आपको 7 मिलेगा, तो 7K5 हो गया ये, है ना, और बाजू में 4 टू द पावर 2222 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी इन दोनों को अगर मार्च करते तो 7 कॉमन चला गया, K4 प्लस K5 मिलके K6 हो गया मान लीजिए, और यहाँ से कॉमन जा रहा है ना कुछ 2222 कॉमन आ गया, तो अभी यहाँ पे 4 पावर 3333 -1 आया। अच्छा, अभी मेरे को यहाँ पे तो 7 मिल चुका है, अभी अगर 7 से डिविजिबल होना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 7 ढूंढने का मेरे को जरूरत है। तो इस जगह पे अपन 7 कैसे ढूंढेंगे, उस चीज को एक बार सोचते जरा, इस जगह पर कैसे अपन 7 को ढूंढ सकते हैं। अच्छा, इस जगह पर अगर अपन 7 को ढूंढने का प्रयास करें, ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई 4 में 7 तो नहीं ला सकते कभी, अगर 7 लाना है तो ऑब्वियसली हम कहाँ पे सोचेंगे दोस्त, अगर 7 लाना है तो ऑब्वियसली आप ऐसे सोच सकते हो कि सर ऐसे कर सकते हो ना, आप ऐसे कर सकते हो कि आप ना इसको 4 क्यूब में कन्वर्ट कर दो तो 64 आ जाएगा, और 64 को आप 1 + 63 लिख के बाइनोमियली एक्सपांड कर दोगे, क्योंकि 63 के अंदर तो 7 घुसा हुआ है ना, तो इस जगह से आपको हिंट मिल रहा होगा। तो ये क्या, इसको मैं 64 टू द पावर 1111 लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि 4 क्यूब होल टू द पावर 111 लिख दिया, तो 4 क्यूब हो गया 64। बात समझ गए आप, ठीक है ना। तो ये 4 पावर 2222 बाहर रह गया, और 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 63 होल पावर 1111 -1। बात समझ आया, क्लियर है, ठीक बात है। तो अभी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो प्रॉपरली आपको समझ आएगा ना, जब मैं इसको बाइनोमियली एक्सपांड करूंगा तो एक 1 मिलेगा, पहला वाला टर्म में क्या होगा 1111 C0
1 टू द पावर एवरीथिंग इंटू 63 टू द पावर 0। तो ये पूरा पूरा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा और उसके बाद से जो भी टर्म चालू होगा वो सारी जगह पे 63 आपको जरूर मिलेगा। तो इसको मैं साथ वाले को मैं 64K7 जरूर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और सॉरी 64 क्या बोल रहा हूँ, 63K7। और अगर यहाँ पे 63 मिल चुका है तो एक 7 तो यहाँ से निकल जाएगा ना, तो ओवरऑल चीज को मैं 7 इंटू K7 जरूर लिख पाऊंगा। और अगर ये 7 इंटू K7 हो गया तो ये पूरा पूरा चीज 7 से क्या हो गया दोस्त, डिविजिबल हो गया। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? इस तरीके का प्रॉब्लम हम नंबर थ्योरी में भी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल से जरूर सॉल्व करते हैं, बट इसका एप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? इसी तरीके का डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो नंबर थ्योरी में आप जरूर इसको पढ़ाया जाता है आपको डिटेल में नंबर थ्योरी में, ठीक है? बट आप यहाँ पे भी इसको बाइनोमियल थ्योरम के मदद से जरूर और अच्छे से इसको निपटा सकते हो दोस्त। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए तो मैं इरेज करता हूँ इस चीज को, है ना? आप अच्छे से इसको डिटेल में नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपरली, है ना? और एक एक स्टेप को डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे ये चल रहा है, कैसे मैं सोच रहा हूँ, उस थॉट प्रोसेस को पकड़ने का कोशिश करो। आगे चलते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला जा रहा है दिस। अच्छा, इस क्वेश्चन को बोलने से पहले मैं आपको एक नोट पढ़ा देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जरूर मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको, ठीक है? और उस नोट में आपको क्या बोला जाएगा जरा ध्यान से देखिए। उस नोट में आपको बोला जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, है ना? प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव या फिर R कंसेक्यूटिव नेचुरल्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय R फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर R कंसेक्यूटिव इंटीजर का आप क्या लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो वो R फैक्टोरियल से कंफर्म डिविजिबल होगा ही होगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ पे R कंसेक्यूटिव इंटीजर लेकर के आपको दिखाता हूँ, ठीक है? R कंसेक्यूटिव इंटीजर में लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए R कंसेक्यूटिव इंटीजर में कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, R+1 R+2, ठीक है? R+1 R+2 R के फॉर्मेट में ले, क्या R के फॉर्मेट में लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पहले ही, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना R कंसेक्यूटिव इंटीजर है भी या नहीं भी। समझ आ रहा है? तो ज़रूर आप n से लीजिए। मान लीजिए n+1 है, n+2 है ना? n है, n से स्टार्ट किया, n+1 n+2 n+3। अभी अगर यहाँ पे R लाना है, देखो n+0 n+1 n+2, तो अगर n+0 से स्टार्ट हुआ तो अगर आपको R चाहिए तो यहाँ पे कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, ये आप समझ सकते हो ना? ये कहाँ पे जाके खत्म होगा, R-1 पे जाके खत्म होगा। तो 1 से R-1 तक तो R-1 हो गया और एक और ये आ गया तो R इंटीजर हो गया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कितना इंटीजर दिख रहा है, R कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको यहाँ पे दिख रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है? चलो अभी नेगेटिव में वो चीज़ वैलिड कराने के लिए वो वही ऑड इवन का लफड़ा हो जाएगा कि ऑड नंबर ऑफ ले रहे हो या फिर इवन नंबर ऑफ ले रहे हो, अदरवाइज फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप समझ सकते हो ये बात, ठीक है? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, है ना? मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि सर यहाँ से तो n से n+R-1 तक गया, तो क्यों ना मैं 1 से लेकर के n-1 तक जो बाकी है उसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, बोला इसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी इस चीज को अपन ने प्रोडक्ट में लगा दिए, ठीक है? अच्छा, तो ऊपर वाला जो है वो पूरा पूरा क्या बन गया, 1 से लेकर के n+R-1 तक, तो ये क्या बन गया, n+R-1 का फैक्टोरियल बन गया। बिल्कुल सही बात है, n+R-1 का फैक्टोरियल बन गया। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। सही बात है, नीचे वाला क्या बन जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अभी मैं R फैक्टोरियल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देख ये वाला कहानी जो है वो पूरा पूरा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ना। वो क्या बन गया आपका, वो बन गया n+R-1CR। समझ में आ रहा है? इसको ब्रेक करो, आपको यही मिलेगा और इसके साथ R फैक्टोरियल प्रोडक्ट में आ गया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी तो हमेशा क्या आता है,
ये तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर देगा ना आंसर। अगर ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर इंटू आर फैक्टोरियल अगर आ गया इसका आंसर, तो डेफिनेटली आर फैक्टोरियल डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा, कंसेक्यूटिव होना पड़ेगा। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है बोला तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। समझ आ रहा है, क्लियर है? तो इसी चीज को एकदम पॉइंट टू पॉइंट फील करते करते आपको चलाते जाना है। समझ आ रहा है दोस्त, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंगली हम लोग, ठीक है? आगे बढ़ते और चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर करते समझते हैं। अभी इसी चीज़ का जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो एम एन दोनों इंटीजर दिया हुआ और एम का वैल्यू एन स्क्वायर माइनस एन दिया हुआ है। तो एम स्क्वायर माइनस 2m का वैल्यू पूछा है, क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा? तो एम स्क्वायर माइनस 2m जो होगा वो एन स्क्वायर माइनस एन होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एन स्क्वायर माइनस एन तो कॉमन आ जाएगा और इधर आ गया एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2। इसको अगर ब्रेक करोगे तो एन इंटू एन माइनस 1, इसको ब्रेक करोगे तो एन माइनस 2 इंटू एन प्लस 1। तो अगर मैं तरीके से इसको अरेंज करूँ तो ये एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है या नहीं है? समझ में आ रहा है? एंड हेंस इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, एंड हेंस इट मस्ट बी डिविजिबल बाय कितना? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। तो ये ऑब्वियसली किससे डिविजिबल होना चाहिए? 24 से डिविजिबल होना चाहिए। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को सोचना है दोस्त, है ना? अभी अगर मैं नेगेटिव कंसीडर करूं, यहाँ पे एम एन इंटीजर दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया है, तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, क्यों दिक्कत होगा? आप खुद सोचो ना, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो ये प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। समझ रहे हो ना मेरे बात? चारों के चारों अगर नेगेटिव भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एन को अगर आप नेगेटिव मान लेते हो तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? एन को अगर 0 मान लोगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब पूरा पूरा ही 0 आ जाएगा, उस वक्त तो पूरा पूरा ही कहानी खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? तो 0 तो 24 से डिविजिबल है ना दोस्त, क्या दिक्कत है? और अगर मैं 1 मानता हूँ तो भी 0 आ जाएगा, है ना? 2 मानता हूँ तो भी 0 आ जाएगा। और अगर मैं 3 ऑनवर्ड्स कंसीडर करूँ तो सारे के सारे पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं उधर से -1 पे चला जाऊँ तो भी 0, -2 पे अगर मैं चला जाऊँ तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। -2 के पीछे तो सारे के सारे नेगेटिव होना चालू हो जाएगा। तो चारों अगर नेगेटिव है तो चारों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो इसी तरीके से अपन जो है एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सोच रहे होंगे, आप भी अकॉर्डिंगली सोचते जाओ। ये डिफरेंट क्लू मैं आपको देता जा रहा हूँ, है ना? कहाँ पे कौन सा चीज़ कब यूज़ होगा वो आपको प्रैक्टिस कर करके उसको पूरा पूरा अपना दिमाग में सेट करना होगा। उसमें मैं कुछ सिखा नहीं सकता कि देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऐसे करते, ये प्रॉब्लम ऐसे करते। हाँ, मैं बताता जा रहा हूँ कि सारे क्लू जितना भी है मैं आपको देता जा रहा हूँ कि अच्छा ऐसे अगर आएंगे तो ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। बट सबसे बेटर होता कि प्रॉब्लम्स अगर आप खुद से ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है? अब क्या पता आपसे हो जाए तो ये जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो सॉल्यूशन देख के कभी भी नहीं मिल सकता, चाहे 10 बार क्यों ना आप सॉल्यूशन देख लो, ठीक है? और क्या पता आप कोई नया तरीका भी ढूंढ के निकाल दो, तो बेनिफिट होता है ना। कम से कम चीज़ पढ़ाना चाहिए, मैं ऐसे सोचता हूँ। बट वही एवरेज बच्चे को सब कुछ पढ़ा देना चाहिए, है ना? वो क्योंकि वो कर नहीं पाता है। बट एक अच्छा बच्चा अगर है तो उसको कम से कम, मेरा आदत एक ही है कि उसको कम से कम चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, कम से कम, ठीक है? बाकी खुद से सोचने के लिए। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ें होता है, ठीक है? उसको कम से कम, उसको थियोरी भी खुद से निकालो, थियोरी भी बोर्ड पे लिख दो, और बस ऑफलाइन में तो यही चलता रहता है ना? तो आप मतलब तब एक गजब का फील आता है। बट ऑनलाइन में ऐसे अपन कर नहीं पाते, तो ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना? बच्चे को खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट अगर बेसिकली देखा जाए तो सारे चीज़ को, सारे कंसेप्ट को एक बेसिक चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग दे करके सारी चीज़ उसके सामने एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में रख दो, ताकि वो सोचना सीखे, वो ठोकर खाए सोचना सीखे, ठोकर खाए सोचना सीखे, तभी जाके वो ग्रो करेगा। मैं पढ़ाने से कोई ग्रो नहीं करेगा, ठीक है? मैं सब कुछ पढ़ा के दे दिया, अरे भाई उससे आप कैसे ग्रो कर सकते हो? उससे ग्रो नहीं कर सकते आप, ठीक है? आपको अगर ग्रो करना है तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? और आप देखिएगा जितने भी अच्छे बच्चे उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अगर कोई प्रॉपर टीचर पढ़ा रहा है उसको तो ऐसे ही पढ़ाएगा, एग्जैक्टली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि एक्सप्रेशन को किसी इंटीजर से डिविजिबल है वो प्रूफ करने को बोला जा रहा है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ही पिक कर लेते। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही पिक कर लेते। 2 पावर 3n + 8 - 7n - 8, है ना? ये डिविजिबल बाई 49 आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं।
है ना। इसको सॉल्व करते तो इसको क्या करेंगे, पावर ब्रेक करेंगे, तो ये 2 पावर 3n आएगा, है ना, ये 2 पावर 3n आएगा, -7n आएगा, -8 आएगा। उधर इतना फॉलो आप ध्यान मत दो, आपको जैसे मैं फील करा रहा हूँ फील करते जाओ चीज़ों को। अभी 2 पावर 8 को मैं मेरे ख्याल से 2 पावर 8 कितना 256 होता है, हाँ ठीक है, और 2 क्यूब n ये आ जाएगा 8 पावर n, ठीक है। और 8 पावर n को देख के 1 + 7 का लालच तो ज़रूर आएगा आपके अंदर, और ये आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब इतना तो होना चाहिए दिमाग, है ना, क्योंकि 49 यहाँ पे दिख रहा है और 49 मिलेगा तो सिर्फ 7 से ही मिल सकता है। समझो मेरी बात। तो इसको मैं 1 + 7 होल पावर n लिख दूंगा। तो अगर मैं इसको 1 + 7 होल पावर n लिख दिया तो पहले तो 1 मिलेगा, फिर 7n मिलेगा एक और, है ना, और फिर उसके बाद से 7 स्क्वायर मिलना स्टार्ट होगा, 7 स्क्वायर 7 क्यूब मिलना स्टार्ट होगा। और उधर से अगर मैं 7 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये पूरा 49k आ जाएगा। समझ रहे हो ना, यही स्किल होता है जो आपको डेवलप करना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है खास, और कोई खास डिफरेंस नहीं है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो 256 आ गया यहाँ पे, सही बात है, प्लस 256 × 7n आ गया, प्लस 49k × 256 को तो उसको 49k' लिख दूंगा, -7n -8, सही बात है, क्लियर है। चलो अभी अगर यहाँ से हम बात बनाने का प्रयास करें तो कैसे बनेगा बात। 256 - 8 हो जाएगा 248, 248 के अंदर 49 मिलेगा क्या, 248 के अंदर 49 नहीं मिलेगा, सोच के देखो तो दोस्त, 49 नहीं मिलेगा ना, 49 नहीं मिलेगा, तो 49 तो नहीं मिलेगा। 49 अगर मैं 5 टाइम्स भी कर देता तो 245 आता मेरे पास, ठीक है ना, 245 आता, बट यहाँ पे तो 248 आ रहा है। गड़बड़ नहीं हो गया, गड़बड़ हो गया ना दोस्त। तो अपन कैसे निपटाएंगे चीज़ों को, -7n -8 दे रखा है, डिविजिबल बाई 49 दे रखा है, 2 पावर 8, 2 क्यूब 8 पावर n, 1 + 7 होल पावर n, बराबर, चीज़ें तो सही चल रहा है ना, क्या मिस्टेक हुआ, 1 + 7n, 1 + 7n तो सही तो चल रहा है, क्या दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। -7n, ये 255 हो जाता और ये 248 हो जाता है, डिविजिबल बाई, सवाल तो कहीं गलत नहीं लिखा, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या पता सवाल भी गलत हो सकता है, ठीक बात है, पता नहीं यार क्या मिस्टेक है, ये सब में मेरे को समझ नहीं आ रहा है। 2 पावर 3n + 3 है, बिल्कुल क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखिए ना, मैं बोला ना क्वेश्चन में गड़बड़ होगा। यहाँ पे 2 पावर 3n + 3 है, तो अगर 3n + 3 दे देते हो तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, अगर ये 2 क्यूब है तो ये तो 8 हो जाएगा, समझ आ रहा है, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया मान लीजिए, सही बात है क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 और यहाँ पे आ जाएगा ये 8, ठीक है, तो ये 8 तो कैंसिल हो गया, तो ये 8 × 7n, 7n कॉमन चला जाएगा, × 8 - 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 49 पूरा कॉमन चला गया और k" आ गया, तो ये डिविजिबल बाई 49 हो गया, समझ रहे हो ना। तो आराम से आप फ्लो में सीखते जाओगे चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बोला है ना, आराम से चीज़ें आपका क्लियर होता जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूँ, 2 पावर 4n + 1 + 16n - 3, 3 पावर 4n + 1 + 16n - 3, इसको बोला गया है 256 से डिविजिबल है, दिखाओ। अभी आप अगेन आप सोचोगे सर 256 तो 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 तो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आइसोलेट कर दे सर, मैं बोलूँगा हाँ कर दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन दोनों से सर 3 कॉमन जा रहा है, क्या ले लो, हाँ ले लो, क्योंकि पहला स्टेप तो आपका वही होता था ना, है ना, कि इसको तो ब्रेक करना होता है, तो 3 कॉमन ले लो। अभी बोलोगे अभी क्या करें सर, अभी मेरे को लालच यहाँ पे दिख रहा है सर 3 पावर 4 81 का, मैं बोलूँगा 81 से क्या फायदा होगा। आप बोलोगे सर देखो 81 को ना मैं 1 + 80 लिख सकता हूँ, मैं बोला 80 लिखेगा तो क्या होगा यार, 16 स्क्वायर चाहिए तेरे को, बोले आप समझे नहीं सर, 18 को जब मैं ब्रेक करूंगा ना तो 80 स्क्वायर 80 क्यूब, उसके अंदर तो 16 स्क्वायर वगैरह मिलेगा ना, क्योंकि 80 तो 5 × 16 होता है, समझ है मेरी बात। तब जाके मेरे को चमकेगा, अच्छा कि आप ये दिमाग लगाने का प्रयास कर रहे हो, तो मैं इसको जरूर 1 + 80 होल पावर n लिख के क्यों ना ब्रेक कर दूं,
और जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक और टर्म क्या बचेगा 80n, और उसके बाद से ही मेरे पास 80 स्क्वायर आना चालू हो जाएगा, जिसको मैं कॉमन ले लिया तो 60n आ गया। तो ये कितना हो गया 240n, और यहाँ पे 80 स्क्वायर से 16 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 3 इंटू रिमेनिंग 5 स्क्वायर इंटू के, एक और इंटीजर है उसको k डैश बोल दो, और यहाँ पे 16n। अभी ये 16 और 240 मिलके 256 हो गया, और उस 256 से भी 16 स्क्वायर कॉमन आ गया पूरा पूरा, तो यहाँ पे बच गया आपके पास n प्लस k डैश। तो ये मिल करके एक और नया इंटीजर k डबल डैश बना देगा। तो ये कंप्लीट चीज जो है वो किससे डिविजिबल हो गया 256 से आपका डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो आराम से आप प्रैक्टिस करते जाओ, बोला एकदम शीट में जितना सवाल वगैरह है एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आराम से चीजें आपका डेवलप हो जाएगा, है ना। खुद से सोचने का प्रयास करो, मैं दिखाते जा रहा हूँ प्रॉब्लम, खुद से सोचने का प्रयास करो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, फायदा मिलेगा। सही बात है, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अपन चलते अगले क्वेश्चन में और उसको अपन एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला प्रॉब्लम देखो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ध्यान से देखो 13 पावर 99 माइनस 19 पावर 93। अभी अगर इसको डील करना है मेरे को तो मैं कैसे सोचूंगा, ये भी सवाल है ना, कैसे सोचूंगा। आपको बोला है कि डिविजिबल बाई 162 प्रूफ करो, तो मैं पहले देख लेता हूं भाई कि 162 में है तो है कौन कौन। 162 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये आ जाएगा लगभग 2 इंटू 81, और 2 इंटू 81 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 पावर 4। मतलब कहानी में जो भी चीज है वो 2 और 3 का ही है। ठीक है, तो जब आप बाइनोमियली इसको और इसको एक्सपांड करने जाओगे तो बच्चा लोग स्ट्रगल करता है, सर इसको क्या लिखे, इसको 20 माइनस 7 लिखे, 15 माइनस 2 लिखे, या फिर 10 प्लस 3 लिखे, या 1 प्लस 12 लिखे, क्या लिखे क्या। तो क्या लिखे, जब आप स्ट्रगल करोगे इस तरीके से तो आप डिविजिबल किससे दिखाना है उस चीज से आप हिंट ले सकते हो कि वो 2 इंटू 3 पावर 4 है, 2 इंटू 3 पावर 4 है, तो अकॉर्डिंगली आप सोच सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो चीज़ों को, आप यहाँ पे कर पाओगे। इस 13 को मैं 1 प्लस 12 लिख सकता हूँ, तो ये 1 प्लस 12 को मैं क्या कर पाऊंगा, 12 को लिख पाऊंगा ना 2 स्क्वायर इंटू 3 और होल पावर 99। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चल, और 19 को भी मैं 1 प्लस 18 लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस 18 क्या हो जाएगा 3 इंटू 6, 9 इंटू 12 दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर। सही बात है। तो यहाँ पे आपका ये y की तरह काम कर गया और ये x की तरह काम कर गया, तो 1 प्लस एक्स होल पावर 99 और 1 प्लस वाई होल पावर 99। बात समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्त। चलिए, तो 1 प्लस एक्स होल पावर 99 और 1 प्लस वाई होल पावर 99, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो मेरे पास कहीं ना कहीं चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा आप, है ना। आप पहले तो 1 ही मिलेगा 99C0, फिर आपके पास 99C1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 आएगा, है ना। फिर आपके पास 99C2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 का होल स्क्वायर होगा। क्या इसके अंदर ये मिल चुका है मेरे को, देख लो ज़रा। नहीं मिला ना, नहीं मिला, तो मेरे को 99C3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 का होल क्यूब तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी मेरे को 3 क्यूब मिला है, 3 पावर 4 नहीं मिला है। तो नेक्स्ट वाले से मेरे को 3 पावर 4 मिल जाएगा और 2 तो हर जगह पे आ ही जाएगा। तो उसके बाद वाले को मैं 1 उसके बाद वाले टर्म से मेरे को 162 पूरा पूरा अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को मैं रिमेनिंग वाले को 162 इंटू के बोल देता हूँ, उसको और वापस सॉल्व करने का कोई ज़रूरत है नहीं। सिमिलरली अगर मैं इधर वाले को देखता हूँ तो ये 1 प्लस 93 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर है ना। फिर 93C2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 आ जाएगा, और 2 स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 4 के अंदर ये पूरा पूरा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो 2 ही टर्म में मिल चुका है डायरेक्टली, तो इसको डायरेक्टली मैं 162 इंटू K2 लिख दूंगा। तो 162 K1 और K2 मिलकर तो काम खत्म हो गया। अभी आपको बस, और ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, सही बात है ना। तो ये 99 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 99C2 इंटू 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 99C3 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 93 इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस 162 K1 माइनस K2 विल बी अनदर इंटीजर K3, है ना। तो अभी ये तो आपको मिल चुका है। अभी बस आपका मेहनत इतना होना चाहिए कि इस चीज को मैं कैसे 162 में कन्वर्ट करूं। तो आप आराम से 99C2 99C3 वगैरह को ब्रेक कीजिए, सिंप्लीफाई वगैरह थोड़ा कीजिए, इतना तो आपको होमवर्क मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर 162 के टर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, 162 इंटू एनी अदर इंटीजर। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, ये भी 162 से डिविजिबल, ये भी 162 से डिविजिबल, तो पूरा पूरा एडिशन भी 162 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर तो आप थोड़ा खुद से ज़रूर काम करो, वो मैं चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा,
और इस प्रॉब्लम को तो ऑलरेडी आपका होमवर्क बनना ही चाहिए दोस्त, क्योंकि ये तो दिख रहा है ना, क्लियरली इसका सॉल्यूशन दिख रहा है। 101 को 1 + 100 होल पावर 100 - 1 करके ब्रेक कर देंगे तो आराम से पता चल जाएगा कि किससे ये डिविजिबल है, किससे ये डिविजिबल है पता चल जाएगा। मान लीजिए ये 10⁴ से या 10⁵ से अगर डिविजिबल होता है तो ग्रेटेस्ट, यहाँ पे बोला है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो मैं अगर बोलूँ कि कोई चीज़ मेरा 10⁷ से डिविजिबल हो रहा है तब तो वो 10⁶ से भी डिविजिबल होगा, 10⁵ से भी होगा, 10⁴ से भी होगा, सारे उससे छोटे पावर तो सारे से होगा ना। बट अगर 10⁷ से है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10⁸, 10⁹ ये सबसे होगा, ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर 10⁷ से डिविजिबल मिल रहा है आपको तो कंफर्म आप क्या बोलोगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगा वो हमेशा 7 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आया ना। उससे छोटा तो बहुत सारे पॉसिबल होगा, 6, 5, 4, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या पूछा, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा। ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछने के पीछे का लॉजिक यही है, ठीक, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो चलिए दोस्त, मेरे ख्याल से मैंने आपको सफिशिएंट वे पर डिविजिबिलिटी का पूरा कंसेप्ट जो है वो बता चुका हूँ। आज के लेक्चर में हमने इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर डिविजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, मतलब कैसे जज करते हैं, आइडिया कैसे लगाते हैं, पैटर्न और भी बहुत सारी चीज़ बनाया जा सकता है। बट बेसिक जितना क्लियर करना था वो मैंने क्लियर करके दिया डेफिनेटली, जितना मैं कर सकता हूँ लेक्चर में, उससे ज़्यादा लेक्चर में पॉसिबल नहीं है ना। उससे ज़्यादा शेड डिस्कशन के वक्त होता है ऑब्वियसली, और तभी हेल्दी डिस्कशन होता है। और वही सबसे ITG प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जब मटेरियल में डिस्कस करता हूँ उस जगह पे बच्चों को सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उधर लर्निंग होता है उनका। क्या लर्निंग? ये लर्निंग तो कोई भी हो जाएगा, बट शेड डिस्कशन के वक्त जिस प्रकार के वैरायटीज हमारे को मिलता है या फिर जो लर्निंग होता है उसका सब्सटीट्यूट निकालना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो ना, उसका सब्सटीट्यूट निकालना मुश्किल है। ठीक बात, क्लियर है। तो मटेरियल जो डिस्कस किया जाता है वो बहुत ही अफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल बच्चों का मल्टीपल मेथड्स पता चलता है, मिस्टेक्स पता चलता है ना। उस जगह से हम भी लर्न करते हैं, बच्चे लोग भी लर्न करते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी इफेक्टिव होता है ना। मेरे ख्याल से वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ITG प्रिपरेशन का। मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही प्रैक्टिस डिपेंडेंट। ठीक है, तो और आज के पहला पार्ट में मैंने आपको मल्टीपल सिग्मा का जो कंसेप्ट था, 3 क्वेश्चन बाकी था, वो भी मैंने ज़रूर आपको बताया। तो कुल मिलाकर के हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल बाइनोमियल इक्वेशन का लगभग काफ़ी पार्ट कवर कर चुके हैं, है ना। अभी अगले लेक्चर में हम आने वाले लेक्चर में ये देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर मान लो अगर आपको बोल दिया, बहुत बड़ा नंबर देके बोल दिया कि यूनिट डिजिट क्या होगा बोलो, है ना, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, ये सब बोलो। ठीक है, तो ये सब के ऊपर भी अपन बातचीत करेंगे, है ना। और कुछ स्पेशल इनइक्वालिटी आता है बाइनोमियल थ्योरम में, उनके ऊपर भी बात किया जाएगा, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा चुके जेईई मेन वगैरह में। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, उसके बाद हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम स्टार्ट होगा एंड देन बाइनोमियल थ्योरम फॉर रैशनल इंडेक्स, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। आपका अगर कोई भी किसी प्रकार का क्वेरी या डाउट है तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। और अदरवाइज आप क्लास में भी अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा जितना होमवर्क मैंने दिया है, और सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करके फिर सॉल्यूशन लिखिएगा। और जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले ये पूरा छाप दिया, ये छापोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम को समझ के फिर आप सॉल्यूशन उसका बनाओ खुद से, तब जा करके इफेक्ट हो, मतलब इफेक्टिव तरीके से लेक्चर को आप यूज़ करो, है ना। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली बस आप घिसे पिटे तरीके से आप पढ़ते गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा खास आपका। आप धीरे धीरे ऐसे रियलाइज़ कर लोगे, आप मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही आपको कुछ ही देर में रियलाइज़ हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहाँ तक अपन समाप्त करते, काफ़ी समय हो गया। ठीक है, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, लेक्चर 9 के साथ, और उसमें हम एप्लीकेशन, रिमेनिंग जितने भी एप्लीकेशन है वो देखेंगे, और वो देखने के बाद हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम जो है वो स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।